पूर्णानंद आश्रम में स्वागत है। आज हम संक्रांति लोहरी पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को हर समय के वैसा काफ़ी आनंद आएगा। हैदराबाद में संक्रांति जो है पतंग पिलाने के रूप में मनाई जाती है। पतंग के कलर अलग अलग होते हैं। पतंग कभी भी सिंगल, कभी प्लेन भी होती है और कई वेराइटी ऑफ डिज़ाइंस होते हैं। लेकिन मांझा जो पतंग को काटता है उसके कलर में वैरायटी नहीं होती है। तो यहाँ पतंग भी है और मांझा भी है। मांझा जो पतंग को काटता है उसमें क्या तो आपको मोतिया मांझा मिलेगा या अंडा मांझा मिलेगा या फेरोज़ा मांझा मिलेगा। तो यहाँ जो लोग कपड़े पहने से उनके कलर मोर और लेस वही 2-3 कलर के हैं। वेरस पतंग में देखिए कलर देखिए, वैरायटी देखिए, डिज़ाइन देखिए। 2 कलम अंडा, ऑरेंज पतंग, लाल पतंग, फेरोज़ा पतंग, सब पतंग है। तो पतंगों पे आज हमको आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। पतंग में क्या होता है देखिए, जब पतंग जो उड़ाते हैं, जब पतंग उड़ाते हैं और पतंग कटती है, जिसकी पतंग कटती है उसके बहाने कैसे रहते हैं? वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी पतंग कटी है। ठीक है ना। जो पतंग काटता है उसका एक अलग मजा रहता है, जो पतंग कटवाता है उसके एक बहाने अलग रहते हैं। और जो पतंग लूटता है और लूटते वक्त किसी के हाथ में मांझा आता है, किसी के हाथ में पतंग आती है, दोनों में झगड़ा होता है, तीसरा आके पतंग फाड़ता है, उसका भी मजा अलग रहता है। आज ये पूरे मजे के आनंद हम लोग लेंगे। पिछले बार जब मैं ऋषिकेश से जब हैदराबाद आया तो अचानक एक पूर्णानंदी का मेरे पास एक फ़ोन आया कि भाई मेरे को आपसे मिलना है। तो मैं बोला चलो भाई अपन सत्संग में जा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई नवा अच्छा बड़े कोई पैसे वाले आदमी थे। तो मैं बोला चलो भाई बड़ा क्लाइंट अपने को मिल गया। तो बोले भाई आप कब मिल सकते हैं? बोला ऐसा कोई बात नहीं है, आप जब बोले जब मिल लेंगे। तो बोले भाई आप कैसा? तो बोले आ जाओ भाई बशीर बाग पर। आए, बैठे, अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। चेक। मैं हमारे ऑफिस के बच्चे संपत को बोला देख भाई बालाजी ग्रैंड बाजार से अच्छी सैंडविच, टोस्ट और जो वैरायटी है पूरा अच्छा लाना। देख नवे क्लाइंट है, नाश्ता पानी एक बार अच्छा रहना ताकि ये क्लाइंट अपने पास ही जम जाए। तो लाए साहब, नाश्ता पानी हो गया, बहुत देर हो गई, बात चल रही, सब चल रही। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो कोई ऐसा टॉपिक निकाले कि जिससे फर्म का बारे में डिस्कस करे ताकि अपना काम शुरू होए। काफ़ी देर हो गई, कुछ भी डिस्कशन नहीं चल रहा है। फिर मैं बोला हाँ चलो बोलो भाई आप क्या? नहीं भाई कुछ भी नहीं, आप जोक्स अच्छे बोलते बोल के जोक सुनने आ गया था। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी गया, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। आंदियां ने लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां, भैणां पईयां गाउंदियां भरावां दियां घोड़ियां, जोड़ियां दे शगन मना। जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी। ए भैण भरावां दी लोड़ी, दिलां दे चावां दी लोड़ी। ओ भैण भरावां दी लोड़ी, दिलां दे चावां दी लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी ते खुशियां लियाउंदी ए लोड़ी।
अच्छे, बहुत अच्छे। पहले डांस में आपने देखा कि लेडीज लोग सब इस नमूने से गा रहे थे, इस नमूने से नाच रहे थे कि आइए आप भी आइए, हम सब मिलकर नाचते हैं। लेकिन जब करण का डांस था, वो इधर मेरे को उंगली बताकर बोल रहा था है दम तो आजा, उधर उंगली बता के बोल रहा था है दम तो आजा। अरे किसके पास इतना दम है जो करण के वैसा नाच ले? हम तो ताली बजा सकते हैं करण के लिए बस। ये ताली दोनों डांसर्स के लिए है। अब वो जो पतंग कटने वाले का जो मैं बात जो वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, पतंग पिलाना हर एक को नहीं आता। जब पतंग कटती है तो उसके बहाने और एक्सप्रेशंस देखिए आप। एक्सप्रेशंस मैं जरा बराबर नहीं बता सक रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट किया था कि वो जरा कॉलर माइक दो, बोले भाई नेक्स्ट स्किट है ना, अभी तुम्हारा पहला परफॉर्मेंस है, अभी तुम्हारे लिए कॉलर माइक अवेलेबल नहीं है, एक दो परफॉर्मेंस अच्छे करो तो तुम्हारे लिए भी एक कॉलर माइक लाया जाएगा। नाच ना आए आंगन टेढ़ा जो कहावत है, ये पतंग कटाने वालों के लिए बराबर बनी हुई है। शायद उन्हीं के लिए वो टाइम पे बनी हुई थी, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। और पतंग पिलाने वाला हस्बैंड के रोल में रहता है और चरक पकड़ने वाला ऑलवेज पत्नी के रोल में रहता है। वो बेचारा चरक पकड़ने वाला इतना इंटेलिजेंट होता है, उसको मालूम होता है कि ये पतंग किस वजह से कटी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि पतंग पिलाने वाले को नाराज कर दे और कह दे कि यार ये तो तू कटा लिया पतंग, क्योंकि वो पत्नी है। रौब तो पति का चलेगा, पति बोलेगा कुछ ना कुछ बहाना और पत्नी को बोल चुपचाप बैठना है। पत्नी कभी भी चुपचाप बैठे तो ये नहीं समझना वो आपके लिए हाँ कर रही है, वो आपको ना नहीं बोलना चाह रही है, वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही है, वो आपको ना नहीं बोलना चाह रही है। तो पतंग कटने वाले के बहाने देखिए आप। अब पतंग उन्हें पिला रहा है, बैग ले लो। अब पतंग पिलाते 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 पतंग खींच मारते मारते पतंग कट गई। अरे हाथ से टूट के चले गई। वो ये नहीं बोलेगा पतंग कटी, हाथ से टूट के चलेगी। अब ढील के पेज चल रहे हैं, दे ढील दे ढील दे ढील। अरे ढील नहीं दिया इसलिए पतंग कट गई। कभी पेज कॉम्प्लिकेटेड पेज लड़ गए और देर तक पेज रख के चले गई। सामने वाले की डबल डोरी थी, उसका तार का पतंग थी। और अभी तो लेटेस्ट क्या है, उसका ने चाइना का मांझा था इसलिए मेरी पतंग कट गई। अभी क्या होता, पतंग पिलाते पिलाते एक सामने एक छोटा बच्चा पतंग पिलाते रहता, वो बच्चा है पीछे बड़े आदमी की, अब जैसा मेरे जैसे आदमी की पतंग काट दिया, तो मैं ये कैसा बोलूँगा कि पतंग काट दिया। अरे अपने बच्चे जैसा है भाई, पतंग कटाना, बच्चों की पतंग अपन नहीं काटना। देखिए कैसे कैसे बहाने। और ये सब इसलिए आप लोग इसलिए हंस रहे हैं कि सब लोग कभी ना कभी ये बहाने बनाए हैं, इसीलिए सब लोग को जरा ज़्यादा हंसी आ रही है। और एक क्या होता है, देखिए जब लोग छत पे, ये पतंग पिलाने का शौक तो बच्चों को है ना भाई ज़्यादा, तो बड़े लोग इतने ज़्यादा छत पे जाने की क्या ज़रूरत है। सब लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए छतों पे जाते हैं। साल में एक बार जरूर जाते हैं कि भाई पुराने अपने मेल मुलाकात जिससे जब कभी हुई है सब लोग छत पे मिलेंगे। ठीक है ना, सब समझ गए होंगे, सब खुश चेहरे पे खुशी देखो। तो क्या होता है, जब पतंग सामने वाले की छत पे लेडीज अगर काटती है तो क्या बहाना बनाते हैं, बोलते यार मन नहीं करा पतंग काटने को, इसलिए पतंग कटा दी। चलिए अब इसके बाद एक स्किट पेश किया जाएगा फेथ पर। लीजिए, लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ पर एक बहुत ही अच्छा नाटक आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखो भाई, नाटक के पहले भी ताली बजना, बाद में भी ताली बजना, ठीक है ना भाई? राइट, बहुत अच्छे। यार बहुत काम है आज। ये एम्प्लॉय नहीं आए। हेलो, हाँ मेरे कैबिन में आओ जल्दी। ऐसा नहीं। हेलो हेलो सर मैं, अरे आओ यार जल्दी बोलो, क्या हुआ? सर ये रिपोर्ट सर बढ़िया रिपोर्ट है सर। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इससे अच्छा टिश्यू पेपर रहता। एक नंबर के घते पाल रखे मैंने यहाँ पे। सर चलो ओके, बना के ला। ट्रेन ट्रेन। हेलो हेलो, मैं प्रीति बोल रही। अरे हाँ प्रीति, वो क्या हुआ जी? सेल्स रिपोर्ट कितने बार बोला तुम्हारे को देना है? एक हाँ? हफ्ते से पोस्टपोन कर रहे तुम। पूरे मार्केटिंग हाँ? डिसीजंस पेंडिंग है मेरे, मैं कैसा काम करूंगा आगे? हाँ? अरे हाँ, क्या कर मैं रहे? प्रीति आपकी वाइफ जी, एम्प्लॉय थोड़ी हूँ।
अच्छा तुम्हें, अरे बोलो जी क्या हुआ? अच्छा, घर कब तक आ रहे? अरे यार वही 1-2 बजे तक आता हूँगा। अरे फिर आज 2 बजाते क्या? अरे मैं काम कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं बहुत मजा आ रहा क्या? सर मैं आई कमिंग सर। अरे आओ यार। सर वो वाली मशीन सर वो खराब हो गई सर। वाह, लाओ लड्डू पेड़े लाओ भाई, अपने आश्रम में क्या प्रसाद है, प्रसाद खिलाओ। सर ये कोई काम होता? मेंटेनेंस क्या था तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारे को मैकेनिक दिख रहा हूँ? जान का जोखिम है सर। जान का जोखिम मेरे को डाल दे रहे तुम लोग ऐसा काम करके। बेकार काम करते तुम लोग एकदम। गेट आउट, एक नंबर के खदे है तुम। सर एक और बात थी सर, वो नई शादी हुई थी तो वाइफ का बर्थडे था सर। अरे वाह, ये वाइफ का बर्थडे? अभी मेरी वाइफ का फोन आया, सुने तुम? 2 बजे तक नहीं आ सकता हूँ बोला मैं, और तुम लीव पूछ रहे? कोई तमीज है तुम्हारे को? नहीं है? बॉस 2 बजे तक काम कर रहा है और तुम लीव पूछ रहे हैं यहाँ पे? गेट आउट, चुपचाप काम करो जाके। इतनी इंसल्ट। पुनीत भाई कहाँ है? मैं उनको ज्वाइन करूंगा। तो ये थी हमारे विकी भैया की गुरुजी गुरुमाँ से मिलने के पहले की वाली लाइफ। आइए अब घर का सीन देखते हैं उनका। अरे 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 प्रीति, तुम्हारे को मालूम है कि नहीं, ऐसा दिन भर बैठे रहते हो पैरा जाम हो जाते। अरे प्रीति, तुम्हारे को मालूम है कि नहीं, ऐसा दिन भर फोन पे रहते हो आंखों की रेटिना खराब हो जाती। अरे अरे प्रीति, तुमको मालूम है कि नहीं, ऐसा तेज चले तो घुटने पूरे घिस जाते। हे भगवान, क्या करूं मैं? अरे प्रीति, तुम्हारे को मालूम है कि नहीं, ये भगवान वगैरह कुछ नहीं रहता, जो भी रहता अपने दम पे करते। मेरे को देखो, अपनी मेहनत और लगन से कितना बड़ा आदमी बन जा रहा हूं मैं। फिर से चालू गए? कोई इज्जत ही नहीं है यार। अब हम देखते हैं, ये आपने देखा अभी विकी भैया की गुरुजी गुरुमाँ से साथ मुलाकात होने के पहले का सीन, और फिर फाइनली जब वे गुरुजी गुरुमाँ से मिले तो उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर लेकिन अल्टीमेटली विकी भैया ने लीप ऑफ फेथ लेकर गुरुजी गुरुमाँ को सरेंडर हो गए। आइए देखते हैं अब सेम लाइफस्टाइल उनकी गुरुजी गुरुमाँ के मिलने के बाद की। प्रणाम गुरुजी। आइए गुरुजी। और विकी, जी कैसे चल रहा है? जी गुरुजी, सब ठीक है गुरुजी। तुम्हारे से एक बात डिस्कस करनी थी। जी गुरुजी। तुम्हारी जो स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस और इंटरेस्ट है, जी गुरुजी। ये काफ़ी अच्छा है। थैंक यू गुरुजी। और एक ये है कि तुम्हारा जो ये जो स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट है, इसके बारे में लेकिन तुम पूछते क्यों नहीं हो कुछ? जी गुरुजी। ये एक तुम्हारा नेगेटिव है। अच्छा गुरुजी। आगे तुम, मेरे को लगता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी में यही एक ही रुकावट है कि तुम कभी कुछ डिस्कस नहीं करते, कभी कुछ पूछते नहीं। तुम भी कभी कुछ अपने डाउट्स क्लियर कर लिया करो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, जैसा मुझे भी आपसे कुछ पूछना था गुरुजी, ये निधिध्यासन क्या होता है गुरुजी, और ये सर्वम ब्रह्मम क्या होता है गुरुजी? जी जी गुरुजी, ठीक है जी। आश्रम आ गया गुरुजी। आज कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं
ये बुद्धि, ये इंद्रियां नहीं हो, प्योर कॉन्शियसनेस हो। सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू गुरुजी गुरु माँ, मुझे राज बताने के लिए। सुनो विकी, आज संडे है ना, बाहर जाएंगे। प्रीति, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, अपन कल चलें। अरे अपन कोई संडे घर पे नहीं रहते, आज क्यों, चलो ना। नहीं प्रीति, प्लीज बात को समझो। आज मुझे कुछ अलग ही एहसास हो रहा है। मुझे गुरुजी गुरु की बहुत याद आ रही है। आज नहीं है प्रीति। ठीक है, फिर मैं जाके सो रही। हाँ जी। गुरुजी का फोन। चरण स्पर्श गुरुजी। जी गुरुजी, बस बैठा हुआ था जी। कॉफी पे गुरुजी? जी जरूर गुरुजी, हम अभी आते हैं गुरुजी। जी चलो गुरुजी गुरु माँ को मैं लेकर आता हूँ, हम कॉफी पीने जाएंगे। गुरुजी आइसक्रीम लेंगे। गुरुजी आज सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, एकदम सब लोग मुझे एक छोटे बच्चे के जैसा लग रहे हैं गुरुआ। बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी, आपने जो निधि ध्यासन का राज बताया था, उसके बाद तो मैं एक अलग ही स्टेट में हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। ऑफिस में भी गुरुजी काम ही नहीं, मन ही नहीं लग रहा है गुरुजी। सुनो, बस करो, हो गया गुरुजी का। अच्छा गुरुजी। ये जो तुम अभी स्टेट एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये एनलाइटेंड स्टेट है। आज से तुम एक एनलाइटेंड सोल हो। थैंक यू गुरुजी गुरु माँ। अब देखते हैं हम विकी भैया की एनलाइटनमेंट के बाद की जर्नी। अब वो ऑफिस में कैसे रहते हैं। सर मैं आई कमिंग सर? अरे आओ रे की, आओ बैठो ना। सर ये वो रिपोर्ट सर देख लीजिए। अरे आओ रे की, इधर बैठो, मेरे पास बैठो। नहीं सर, मैं यहीं से ठीक हूँ सर। बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, कितनी अच्छी, एकदम शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट, बहुत बढ़िया। आओ इधर बैठो। देखो काम वाम तो चलते रहता। तुम बोलो घर पे सब कैसे हैं? ठीक। कबीर कैसा है? ठीक है कबीर? सब बढ़िया है सर। ओके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार तुम। कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू सर। आर यू श्योर? यस, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। इनको क्या हो गया? ट्रिंग ट्रिंग। प्रीति का फोन। हेलो विकी। वो विकी, प्रीति, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। यहाँ बैठे हुआ प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है। हाँ मेरे छोटे गुरुजी, मैं बस इतना ही पूछ रही थी कि आज आप घर कितने बजे आएंगे? मैं 6 बजे तक। कल सुबह 6 बजे तक? अरे नहीं प्रीति, वो जमाना चले गया, मैं अभी के 6 बजे की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो ये सब छोड़ो, तुम बोलो तुम्हारे लिए आते आते काटेदान से क्या लेकर आऊँ? अरे आते हुए हुआ तो एक मेड ला लो ना, घर पे बहुत परेशानी है काम की। अरे मैं हूँ ना, मेरे होते हुए मेड की क्या जरूरत तुम्हारे को। ठीक है प्रीति, मैं रखता हूँ। सर मैं कमिंग सर?
अरे आओ, सर क्या हुआ? सर वो बॉन वाली मशीन सर वो खराब हो गई सर फिर से। अच्छा, कोई बात नहीं। सर जान का जोखिम है सर। ठीक है, काम करो रिकी, मैं आज से मेरे सारे पावर्स तुम्हें देता हूँ। क्या तुम कह रहे इतने हैं? साल से हमारे पास काम कर रहे हो ना, जी। तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा डिसीजन ले लो। सब छोटे मोटे चीज़ों के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, तुम्हारा अगर तुम्हें अब मेरे पास आना भी है तो कुछ भी अगर फैमिली हार्मनी पे डिस्कशन करना हो तो वो सब चीज़ें लगाओ, ये सब काम वाम तो चलते रहता है। सर ठीक है? सर आर यू श्योर सर? अरे हाँ, संभाल लो तुम। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। वो हाँ। नहीं शादी हुई मेरी, तो वाइफ का थोड़ा छोटा सा बर्थडे था सर कल, तो हाफ डे का कुछ अरे हाफ डे का क्यों? तुम एक काम करो, कल तो फुल डे ले लो सर। और हाफ डे जो पड़े ना तुम आज ले लो। क्या कह रहे हैं तो आज जाके तुम प्री बर्थडे बैच मनाओ। वाह सर, आप ग्रेट है सर। आप पुरुष नहीं है सर। मैंने तो अभी कहा था, मैं ब्रह्म हूँ। जाओ धन्य है सर, धन्य। जाओ। ये पुनीत भैया को तो मैं अब join देखते हैं नहीं कर विकी भैया के घर का सीन। रामू काका, एक गिलास पानी लेके आओ। आप क्यों लेके आए पानी? अरे दीदी, मैं भी तुम्हारा रामू काका ही हूँ ना। थैंक यू। थैंक यू। सब लोग ने काफ़ी आनंद लिया इस प्ले का। इस प्ले में देखिए कितना अच्छा विकास बाबू के पहले के जीवन का और बाद के जीवन को चरितार्थ किया गया है। ये सब इसलिए रखा गया है कि हम भी इसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त करें, और उस ज्ञान प्राप्त कर कर जो सुगम मार्ग विकास बाबू ने अपनाया इस स्टेज पे आने के लिए, और वो स्टेज पे वो स्थिति में हम पहुंचना है, तो हमें भी इसी प्रकार के कुछ मार्ग को अपनाना होगा और जल्दी से जल्दी हम उस स्थिति तक पहुंच सकें। एक चीज़ आप और नोटिस करे होंगे इसमें कि मेड बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल। तो अगर कोई भी हमारे भाई लोग या बहन लोग कोई एक नया कारोबार ढूंढना चाहते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट का, तो मेड के प्लेसमेंट एजेंसी जल्दी से खोल लीजिए। उसमें कुछ करने कराने का नहीं है, सिर्फ सबको हाँ भरो, एक 2-4 मेड रखो, इधर से उधर हर 8 दिन में क्या तो उसकी नानी मर गई बोल के चले जाएगी, क्या उसकी दादी मर गई, और सबके एडवांस पैसे लेते रहो। ये कारोबार बहुत जोरदार चल रहा है। जब भी कोई पुरुष या कपल रेस्टोरेंट में जाता है तो मर्द आदमी जो जेंट्स रहता है चुपचाप सब खाना खा लेता है। क्यों? और लेडीज हर चीज़ में नुक्स निकालती है कि भाई ये क्यों नहीं लाया, वो सर्विस देर से क्यों है, ये इसमें मिर्ची ज़्यादा है, ये। और जेंट्स जो है वो चुपचाप खाना खा लेता है कोई भी रेस्टोरेंट में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसको घर में भी रोज़ चुपचाप खाना खाने की आदत है। ये सब जोक्स है, ये जोक्स यहाँ तक ही रखना। देखो, मैं तो हमारे घर में जाके रिक्वेस्ट करके दंडोत मार के, तो आश्रम में ही दंडोत मार के संभाल लूँगा। अगर इसका इफेक्ट आपके घर तक पहुँचा और अगर आप ये चीज़ सही बोल के अपने अपने घरों में इम्प्लीमेंट करें, तो फिर उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं रहूँगा भाई। कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं आके आपको उसके आगे का मार्गदर्शन दूंगा, क्योंकि अपने को तो आगे का यही मालूम है कि यहीं बोलो और यहीं दंडोत कर लो। तो अगर आप वैसा कर सके तो वैसे ही कर लेना, घर में जाके ये ज्ञान देने की कोशिश नहीं करना। अब छोटे गुरुजी की आरती होगी, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पतंग काटने में जो आनंद आता है, काफ़ी आनंद आता है, पतंग लूटने में भी काफ़ी आनंद आता है। एक बार आप पतंग पिलाइए, अच्छी पतंग लीजिए, काफ़ी दूर तक उड़ाइए और जस्ट तागा तोड़ के ऐसे ही उड़ने के लिए छोड़ दीजिए। वो आनंद, ये सब आनंद से बहुत बड़ा आनंद है, परमानंद है, पूर्णानंद है। और पतंग कटाने के लिए अपन गुरुजी के ज्ञान के अनुसार अगर हम आदत डाल लेंगे तो वो भी एक मार्ग है जिससे हम गुरुजी के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। अभी छोटे गुरुजी की आरती होगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम
शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्रीं ॐ। जैसे कि आज हम जानते हैं कि छोटे गुरुजी का एनलाइटनमेंट डे भी है और उनका लीप ऑफ फेथ क्या था, ये हमने इसकी एक झलकी देखी आज के इस प्ले में। अब हम उनसे सुनेंगे कि वो एक्चुअल में क्या क्षण था और वो कैसी फीलिंग थी और उन्होंने उस स्थिति को कैसे अचीव किया। अब हम छोटे गुरुजी से आज के इस प्रवचन टॉक के द्वारा सुनेंगे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु। सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमन। अभी जैसे आप लोगों ने प्ले में देखा कि एक लीप ऑफ फेथ, एक भरोसा, एक छलांग जो हमें लेनी होती है लाइफ में, वो लेनी बहुत ज़रूरी होती है और जो हर जन लेता है कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई तरीके से लेता है, बट कहीं ना कहीं एक फियर, एक डर अंदर होता है कि पता नहीं मुझे इतनी लंबी छलांग मारनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा मेरे लाइफ के जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे प्ले में आपने देखा कि मैं बहुत ही एरोगेंट, ईगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा तेज़ से आगे बढ़ना चाहता था लाइफ में। मैं बहुत पावरफुल बनना चाहता था कि इतना पावरफुल कि पैसा, चाहे पैसा हो या जो भी चीज़ हो, उसमें कैसे नंबर 1 बना जाए, यही मेरा रहता था। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हर चीज़ करना चाहता था और लाइफ में जैसे भी हो उसको अचीव करना है। जो भी हाईएस्ट बिजनेस में हो या जो भी हो वो अचीव करना है, ऐसे ही करके था। तो जो नेचर या एटीट्यूड ऐसा बन गया था कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, कि मेरे से बेटर, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं दुनिया में। और जब भी लाइफ में कुछ भी चीज़ें आती थी तो एक सेल्फिश व्यू, एक पर्सपेक्टिव हमेशा सेल्फिशनेस का ही रहता था कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, इससे कैसा होगा। और पता नहीं, ये मतलब हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं एक दुनियादारी की एक जो सिस्टम्स है, जो फियर डालने के सिस्टम्स है, वो पूरे सिस्टम्स तो वो कहीं ना कहीं हमारे में, मेरे में भी एंटर कर गए। वो जैसे वो बिलीव कि वास्तु मेरा भाग्य बदल देगा। मैं जैसे हर नॉर्मल इंसान चाहता है कि मैं अपने भाग्य का विधाता बनूं, मैं मेरे भाग्य को बदल दूं, मैं कोई अनफेवरेबल सिचुएशन ना आने दूं मेरे लाइफ में। उसके लिए जो जो चीज़ों में बिलीव करना चाहिए, जो हर इंसान नॉर्मली करता है, अंधविश्वास या वास्तु में चेंज कर लिया कि नहीं नहीं ऐसे करने से हमारे बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे घर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। कभी मम्मी पिताजी या कोई भी बोल देता था कि ये तुम्हारे उसमें दोष है, वो सर्प दोष होता, वो कुछ दोष होता, तो हमको कुछ यज्ञ कराना पड़ेगा, कुछ पूजा करानी पड़ेगी और आदि आदि ऐसे हर चीज़ में विश्वास करना। विश्वास भी ऐसे करना कि ये सब चीज़ें हमारे भाग्य बदल देगी। एक डर
कि मैं कैसे सहन कर पाऊँगा, अनफेवरेबल सिचुएशन अगर आ जाएगी मेरे लाइफ में तो मैं कैसे सहन कर पाऊँगा, और मुझे नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल एक साधारण मनुष्य जैसा सोचता वैसे ही सोचता था, कैसे मेरे लाइफ में कोई अनफेवरेबल सिचुएशन ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो भी करना चाहिए मैं करूँगा। वास्तु चेंज करूँगा घर का, पूजा पाठ करवा देना है, अगर मम्मी बोलते हैं कि नहीं नहीं 5 लाख दे दो, ऐसे पूजा पाठ हो जाएगी, इससे तुम्हारा दोष निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो करा देते थे। क्रिकेट मैच देखते थे तो बैठ के ऐसा देखते थे कि अरे मैं उठते ही विकेट गई, चलो मैं बात को उठूँगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ों पे विश्वास कि हम को एक ही फोकस कि कैसे मैं मेरे भाग्य को अपने कंट्रोल में करूं, कैसे मैं मोस्ट पावरफुल बन जाऊं, कैसे मैं वो भाग्य का विधाता बन जाऊं। बस यही चीज़ का एक माइंड में फोकस रहता था, और अपने ही ईगो में, और थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था मैं। बहुत ज़्यादा अपने जो भी माइंड में या दिल में कोई चीज़ रहता था तो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता था किसी से भी। तो माइंड में स्पिरिचुअलिटी के लिए भी काफ़ी चीज़ें रहती थी, डाउट्स रहते थे कि पता नहीं क्या है, हमारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों आए हैं दुनिया में, ऐसे करके कहीं रहते थे। जब छोटा था तो मेरे भाई बहन के साथ डिस्कस करता था तो वो मेरे को पागल बोलते थे, देखो मतलब ये क्या डिस्कशन है, ये कि अपनी एज की डिस्कशन थोड़ी ना है, ये सब नहीं करते डिस्कशन खेल कूद की बात कर लो, कुछ भी कर लो, ये क्या डिस्कशन है। तो पता नहीं वो बचपन में ही वो सप्रेस हो गई थी। और हमारे फैमिली बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, और हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा गुरुओं के साथ उठना बैठना या उनको मानना, बहुत इज्जत देना, ये था। हम लोग, मैं स्पेशली बहुत ही एंटी और अगेंस्ट रहता था ये सब चीज़ों के। तो बट एक बार पिताजी ने मुझे फोर्स किया कि चलो एक और गुरु हैं उनके यहाँ हम चलते हैं, रमेश जी जैन, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो विकी चलना है। ऐसे पूछने का तो सिस्टम नहीं था हमारे पास, बोलने का सिस्टम था, तो सिस्टम नहीं था हमारे पास, बोलने का सिस्टम था, तेरे को चलना है, बस तू चलेगा। तो माला चलो चलते हैं, क्या है वही एक और गुरु रहेंगे, वही कहीं ना कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट होगा उनका, कुछ ना कुछ तो सेल्फिश इंटरेस्ट रहता है, ये गुरुओं का बिजनेस ही है, और क्या है, हम लोग फैक्ट्री डाल के कमाते हैं, ये लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कमाते हैं, और क्या फ़र्क है। तो फिर जब गुरुजी लेके गए, पिताजी लेके गए गुरुजी के पास, तो मेरे माइंड में 2-3 क्वेश्चंस रहते थे कि ये पूछूंगा तो इसके आंसर से पता चल जाएगा कितना पानी में, और वो वैसे भी घुमा फिरा के आंसर देंगे लोग। तो जब मैं बैठा, शायद हॉलीडे में था ये प्रोग्राम, मैं पीछे सबसे कोने में बैठा था। तो जब मैं तैयारी कर रहा था, टाइम मतलब वो टाइमिंग होनी चाहिए ना क्वेश्चंस की भी, कि ऐसा जब मौका आएगा जब मैं पूछूंगा। तो अब मैं तो नया था, गुरुजी को तो जानता नहीं था, अब गुरुजी ने कैसे परखा क्या करा पता नहीं, बट उन्होंने एक एक करके मेरे एक एक क्वेश्चन का आंसर बिना मेरे पूछे बताते चले गए। उनके टॉक में ही वो आंसर्स थे। तो मैं एस्टॉनिश हो गया कि ये गुरुजी को पता कैसे चल रहा है कि मेरे क्वेश्चंस हैं, और वो बिना पूछे भी कैसे बता पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन जो मैंने कई लोगों से डिस्कस किए हैं, फ्रेंड्स में डिस्कस किए हैं, कई दूसरे गुरुओं के साथ भी डिस्कस हुआ है, बट मुझे कभी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला।
और गुरुजी ने इतने आसानी से ऐसे कोई बड़ा सीक्रेट है करके भी नहीं बताया, ऐसे ही बस टॉक में बता दिया। मिला ये तो कुछ ना कुछ तो है, बट अब ईगो भी इतना भरा था अंदर कि अब वो ईगो भी मानने के लिए रेडी नहीं है कि नहीं नहीं तुमसे बड़ा है कोई। तो मिला नहीं नहीं ये कुछ ना कुछ तो होगा, चलो कोइंसिडेंस हो सकता है, फिर भी देखेंगे। तो फिर जब भी पिताजी जाते थे गुरुजी के पास, फिर मैं अंदर से बहुत चाहता था कि मैं भी चलूं, बट मेरे में हिम्मत या मेरा ईगो वो रोक देता था मेरे को कि मैं जाके बोलूं पिताजी को मैं भी चलना चाहता हूं। तो पिताजी को बोलना पड़ता था विकी चलो तुम, या चलेगा ना तू, तो ठीक है आपकी मर्जी पिताजी करके पीछे पीछे जाता था, जाके पीछे बैठ जाता था सबसे पीछे। तो गुरुजी के टॉक सुनता रहता था। तो उनके जो टॉक में हमेशा मेरे को यही लगता था कि हम हमेशा ही बंधनों में बनते रहे। हर एक किसी के भी टॉक सुन लो या हमारे लाइफ का जो भी फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव, जो तरीके से हम लोग जी रहे हैं, वो हमेशा ही एक फियरफुल, एक बाइंडिंग नेचर का है। गुरुजी हमेशा इन फियर से, इन बॉन्डेजेस से हमेशा ही दूर कर रहे हैं। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता था कि किस तरह हमारे हर बंधन को तोड़ा जाए, हमारे माइंड में जितने कंडीशंस, इम्प्रेशंस जो भी हो वो किस तरह तोड़ा जाए, वही होता था। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इंटेलेक्चुअली भी मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता था। और पता नहीं क्यों बट उनके पास जब बैठता था, जब दूर ही बैठता था होगा, बट इतना सुकून, शांति, एक ब्लिसफुल फील होता था, पूछना नहीं। वो कहीं भी नहीं होता था, वो सिर्फ गुरुजी के पास आते थे तभी होता था। तो मेरे को वो अंदर से वो जो एक रेस्पेक्ट ये बहुत बढ़ता चला गया गुरुजी के लिए कि ये पता नहीं क्या है कि मुझे आते ही इतना सुकून, शांति जो मिलती है। और ऐसे नहीं कि कोई इंटेलेक्चुअली कोई ऑपोजिट कोई डिस्कशन भी होता था, वो इंटेलेक्चुअल को भी सेटिस्फाई करते थे, वो भावना से भी जोड़ते थे। बट थोड़ी चीज़ें जब गुरुजी बोलते थे तो उतना समझ में नहीं आता था। वो बोलते थे कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, सोल, तो ये सब चीज़ें समझ में आती नहीं थी। तो एक बार जैसे जैसे मैं जुड़ता चला गया गुरुजी से और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो मैं थोड़ा कोशिश करता था कि लास्ट बेंच से भी थोड़ा पास में आऊँ, कैसे ना कैसे गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करूं, उनके साथ ही रहूं। तो वो थोड़ा फिर ईगो कम, गुरुजी ने धीरे धीरे ईगो को काटना शुरू किया। काटते काटते ऐसे लेवल पे आ गए कि अब मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, अब जो भी है गुरुजी ही मेरा जो भी समाधान, जो मेरे क्वेश्चंस का या डाउट्स का या परेशानियों का जो मैं चाहता था कि मैं मेरे भाग्य का विधाता बनूं, वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। तो एक बार ऐसे ही या तो हॉलिडे इन में या ताज रेसिडेंसी में कहीं गुरुजी का एक और था फंक्शन, वहाँ पर वो विजुअलाइजेशन टेक्निक करा रहे थे। और जब वो विजुअलाइजेशन टेक्निक करा रहे थे तो एक मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं वहाँ था। मेरे पास चॉइस थी, कि मैं दुनिया का सबसे वेल्दीएस्ट आदमी बन जाऊं, कि ऐसा विजुलाइज करूं, क्या मैं विजुलाइज करूं कि मैं सबसे पावरफुल बन गया हूं,
प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ या पॉलिटिशियन बन गया हूँ, ऐसी चॉइस थी। पता नहीं कहाँ से माइंड में थॉट आया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं बनना है, मुझे हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ बनना है। जो गुरुजी के अलावा और कोई नहीं है। जब मैं विजुअलाइजेशन में बैठा, मेरे हिसाब से 1/4 या हाफ विजुअलाइजेशन जब तक हुआ, मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे क्या विजुअलाइज करना है। और बहुत स्ट्रगल और एक कॉन्टेम्पलेशन के बाद जो लीप ऑफ फेथ बोलते हैं, या एक जो डिसीजन, वो टाइम था कि नहीं, फाइनल डिसीजन मेरा यही था कि मुझे हैप्पीएस्ट पर्सन लाइक गुरुजी ही बनना है, मुझे और कुछ नहीं विजुअलाइज करना है। और जब विजुअलाइजेशन टेक्निक ख़त्म हो गई और मैंने पूरा विजुअलाइज किया कि मैं गुरुजी के वैसा ही बन गया हूँ, उनके वैसा व्यवहार कर रहा हूँ, उनकी तरह ब्लिसफुल हूँ, तो फिर मैंने, मेरे वाइफ प्रीति थी और लड़का ध्रुव था, तो उनको पूछा कि भाई क्या विजुअलाइज हुआ, तो वो लोग कुछ बताए कि हमने कुछ किया है। तो अब वो मुझे पूछे कि तुमने क्या विजुअलाइज किया, तो मैंने सीधे से बोल दिया कि मैं ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं गुरु जी बन गया हूँ। तो दोनों फूट फूट के हंसने लग गए। तो ध्रुव तो लौटने लग गया कि पापा आप क्या बात कर रहे हैं, ये मतलब व्हाट इज दिस, ये हम लोग के पास ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे होगा। मतलब पता नहीं बेटा, और आपके लिए तो इम्पॉसिबल है। पता नहीं। फिर उस दिन के बाद मुझे ऐसा ध्यान भी नहीं है कि ऐसा कोई विजुअलाइजेशन हुआ या क्या हुआ। कुछ दिन पहले हमारा कोई सेशन चल रहा था, उसमें विजुअलाइजेशन की बात आई। जब विजुअलाइजेशन की बात आई तब मुझे ध्यान आया कि मैंने भी विजुअलाइजेशन किया था, और जो विजुअलाइज किया था मैं उस रास्ते पे हूँ। और ऐसे नहीं कि मैं कोई अवेयरनेस के साथ कि मैंने विजुअलाइज किया अब मुझे करना है, ऐसे नहीं था। और पता नहीं वो मैं कैसे वो रास्ते पे चल पड़ा, कैसे मैं गुरुजी के वैसा बनना शुरू कर दिया, वो मुझे पता नहीं। बट वो टेक्निक मेरे लिए तो काम कर गई, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ी उपलब्धि या एक बहुत बड़ा डिसीजन आप बोल सकते हैं वो था। तो जो लीप ऑफ फेथ, गुरुजी ने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि जहाँ जहाँ मेरे इंटेलेक्चुअली मैंने छोटी छोटी छलांगे लगाई। मैंने पहले एक लेवल पे आया जब मेरा इंटेलेक्ट सेटिस्फाई हुआ कि हाँ भाई ये सेफ है, इतनी छलांग तक ठीक है। अगर मैं पीछे बैठा रहा और गुरुजी को सुनता रहा तब तक ठीक था। तो ये भी एक छलांग ही थी मेरे लिए कि फ्रॉम फ्रेंड्स, और मेरे लाइफ में मेरे दोस्तों से ज़्यादा मेरे को प्रिय कोई नहीं था, फैमिली भी नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ हमारे फ्रेंड्स के साथ ही रहना, और फ्रॉम दैट टू स्पिरिचुअलिटी, गुरुजी के सत्संग में आना ही एक बहुत बड़ा लीप था। बट गुरुजी ने बोला वो तो एक बहुत छोटा लीप था। तो ऐसे करते करते जैसे मैंने लीप लेते गया मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि हाँ मुझे डर नहीं है अब ये चीज़ का, अब मैं नेक्स्ट छलांग लगा सकता हूँ। तो यही जो एक एटीट्यूड है जो गुरुजी ने बताया कि ये हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रेस करने के लिए। अगर हम ये छलांग नहीं लगाएंगे, अगर हम डर के बैठ जाएंगे, तो ये हम जो प्रोग्रेस करना है वो नहीं कर पाएंगे। हम जो चाहते हैं, अंदर मन से जो चाहते हैं, हमारा स्टेट आना,
वो नहीं आ पाएगा। एक दो तीन इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे लाइफ में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो गुरुजी ने निधिध्यासन बताया, जो भी टेक्निक्स बताते थे, और मुझे एक बचपन से एक हैबिट जैसी थी जो मैं सबके साथ शेयर नहीं करता था, बट अगर मेरे माइंड में कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ। वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। वो इतना ज़्यादा होता है कि माइंड कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो गुरुजी ने जब निधिध्यासन, सर्वम ब्रह्मम ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए तो मैं उसके बारे में इतना कॉन्टम्पलेट, इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया वो सब्जेक्ट के बारे में कि मुझे ऐसा लगा कि वही एक चीज़ है जो वो मुझे ब्लिसफुल स्टेट या जो मेरे अंतर मन में मुझे जो एक्चुअली चाहिए वो दे सकती है। तो जैसे ये स्टेट बनती चली गई तो फाइनली ये समझ में आया कि हमको भाग्य का विधाता बनने के लिए भाग्य को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है। फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो वो हम मॉडिफाई, ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट हम वो सिचुएशंस में कैसे रह सकते हैं, हम वो सिचुएशंस में कैसे एंजॉय कर सकते हैं, ये गुरुजी ने मुझे सिखाया। और जैसे ही ये स्टेट बनती चली गई तब मुझे समझ में आया कि जो गुरुजी कह रहे हैं कि फाइनली आप भाग्य को चेंज करो या वो सिचुएशन आपको अफेक्ट ही नहीं करे, उसमें क्या फ़र्क हो रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है। मैं क्यों चेंज करूं मेरे फेट को, मैं क्यों चाहता था वो करना, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 3 जो मेरे लाइफ में एक छोटे छोटे इंसिडेंसेस हुए हैं जो मुझे लगता है जिस तरह मैंने फील किया वो सिचुएशंस में, मैं वो शेयर करना चाहता था आपके साथ। इसको आप लोग इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज़, इसको सिर्फ भावना के थ्रू फील करिएगा। पहला चीज़ कि जब मैं बिज़नेस पहले करता था तो मैं 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, मेरे लिए कोई टाइम नहीं था, बिजनेस का कोई टाइम नहीं था। सवेरे उठते ही फ़ोन कॉल से शुरू होकर रात में ईमेल्स जब तक ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक मेरा दिन पूरा नहीं होता था। अभी भी वही काम हो रहा है, कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। मैं हमेशा एक टेंशन, हमेशा एक चीज़ रहती थी। मैं पिताजी को देखता था, वो 4-5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते। मैं सोचता था ये कैसे करते हैं, पता नहीं। मुझे तो मतलब एक मिनट, कोई अगर 2 मिनट भी एक्स्ट्रा फ़ोन पे बात कर ले इतना इरिटेशन होता था। ये कब फ़ोन रखेगा पता नहीं, कैसे ख़त्म करूं, मेरे को इतना काम पड़ा है, पूरा मतलब जैसा दुनिया का पूरा बोझ मेरे पे पड़ा है, ऐसे था। बट ये जैसे गुरुजी ने ये स्टेट ये देते गए, अब मुझे ऐसा फील होता है अब 3-4 घंटे में मेरा काम हो जाता। वही काम है, काम कोई डिफरेंट नहीं हुआ है। पता नहीं मैंने कब डेलीगेट कर दिया मेरा काम, कब कैसे हो गया वो पता नहीं, काम कुछ कम नहीं हुआ। बट अब वही काम 2-3 घंटे में अब ऐसा लगता है कब घर जाऊं मैं कब टाइम हो जाएगा, मैं कब घर जाऊं, क्या करूं ऑफिस में बैठ के, अब ऐसा फील होता है। सेकंड इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में, मेरे मम्मी की डेथ हुई थी 2.5 मंथ बैक। जब उनकी डेथ हुई तो हमारे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मेरे मम्मी इतना जल्दी छोड़ के चले जाएंगे हमको। और सबका जो इतना शॉकिंग बिहेवियर, इतना शॉक में थे सब लोग
कि बहुत ज़्यादा एक दुख भरी परिस्थिति जैसी वहाँ पर वातावरण या इन्वायरमेंट पूरा था। मुझे भी दुख हो रहा था, काफ़ी दुख हुआ, बट पता नहीं क्यों कि मैं फर्स्ट था जब वो डॉक्टर आके मुझे बताया, पता नहीं क्यों बट ऐसा लगा जैसे मम्मी मेरे अंदर आ गए। मेरे अंदर आके हम दोनों हमेशा, हम बहुत कम बात करते थे मैं और मम्मी, बट इशारों में बहुत बात करते थे। हम लोग नाश्ते पे मिलते थे तो वो उनको हमेशा प्रीति और मेरे भाभी के बारे में जो भी बोलना होता था, अब वो उनके सामने तो बोल नहीं सकते, तो वो इशारों में हम दोनों के डिस्कशंस चलते थे। तो वो इशारों में ही ऐसे करी, वो वैसे हुआ, ऐसे बोलते थे। फिर रात में जब मैं लेट आता था 10, 11, 12 बजे, मम्मी को फिर से भूख लगती थी, मिडनाइट भूख, तो वो भी बाहर आ जाते थे, तो हम दोनों बैठ के बात करते थे। वो फिर इशारों में कि पिताजी गुस्से में अब करके ये है वो है। तो जैसे ही मम्मी की डेथ हुई, पता नहीं उस मोमेंट के बाद मुझे सिर्फ मम्मी ही फील हो रही है, अंदर से मम्मी ही फील हो रही थी, और ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ कंटिन्यूस टॉक कर रही है, बात कर रही है मेरे से। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था जिसकी हद नहीं। मतलब मैं किसी के सामने ये बोल नहीं सकता था कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ये, बट जब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मम्मी मेरे साथ है, हर जगह है, वो ऐसे कई जगह नहीं है जहाँ मम्मी नहीं है, इतना ब्लिसफुल, इतना अच्छा फील हो रहा था। तो तब मुझे एक विश्वास हुआ कि वो सिचुएशन, वो अनफेवरेबल या फेवरेबल, वो मेरे हाथ में नहीं है, बट उसमें हम कैसे फील कर सकते हैं, हम कैसे उस सिचुएशन को फील करके अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, वो मुझे उस वक्त एहसास हुआ। थर्ड इंसिडेंस, ये मैंने किसी से शेयर नहीं किया अभी तक। अभी गुवाहाटी गया था मैं, लास्ट मंथ थी, तो वहाँ पर गुवाहाटी में एक अजीब व गरीब सिस्टम है या एक तरीका है, जो नेशनल हाईवे है उसमें भी लोग जिस तरह हमारे पास ओल्ड सिटी में चलाते हैं गाड़ियाँ, उसी तरह वहाँ चलाते हैं नेशनल हाईवे पे। आप 2 वे हैं, एक वन वे है, दूसरा तरफ एक बैरिकेड है, उसके बाद नेक्स्ट वे है, बट जनरली ऑपोजिट साइड से गाड़ियाँ आते रहती है। मतलब यही वे में दूसरे तरफ से भी गाड़ियाँ चलती रहेगी। तो हम लोग शायद 80 या 100 स्पीड पे थे, तो हम लोग चल रहे थे, और चलते चलते मैं लैपटॉप पे था, मैं मेरा मेल्स चेक कर रहा था, मेरा कोलीग ड्राइव कर रहा था, और एक पता नहीं एक थॉट आया माइंड में, शायद मुझे सीट बेल्ट पहनना चाहिए, और लैपटॉप अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये लैपटॉप के साथ मैं भी जाऊंगा, तो शायद मेरे को सीट बेल्ट, अरे कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है। ऐसे आई थिंक 1 मिनट नहीं हुआ होगा, जैसे ही हम लोग चल रहे थे, सडनली सामने एक गाड़ी जो थी हमारे सामने ही, वो थोड़ा स्लो डाउन होके सडन ब्रेक जैसा लगाई। ये जैसा ही ब्रेक लगाई, ये भी सडन ब्रेक लगाया। सडन ब्रेक लगाते ही उसने राइट, क्योंकि हम लोग थोड़ा डिवाइडर से थोड़ा दूर थे, तो उसने राइट लिया, कि स्लो डाउन करके राइट लिया। राइट से वो गाड़ी आ रही थी, आई थिंक वो भी 70-80 की स्पीड पे थी होगी, हम लोग भी 70-80 की स्पीड पे थे। मैं लैपटॉप खोल के ऐसा, जैसे ये नज़ारा देखा, ऐसा राइट हुआ, और सीधा जब गाड़ी आई, मेरे माइंड में वाव निकला, मेरे माइंड में सिर्फ वाव निकला, और
कि आई डोंट नो ये कैसा फीलिंग था, क्या था, बट अब ऐसा लगा नहीं कि कोई इंटेलेक्चुअली देखने पे ऐसा नहीं लगेगा कि अब कोई चांस है बचने का। वो पता नहीं वो ड्राइवर ने क्या किया, वो मेरा कोलीग ने ऐसे और राइट ले लिया और वहाँ पर जो एक जो जैसे छोटा मिनी गार्डन जैसे होता है ना, वो बैरिकेड जैसा, वो उस पर चढ़ाने की कोशिश की। गाड़ी हमारी उस पर चढ़ के मेरे हिसाब से विदिन 5 सेकेंड्स रुक गई। और जब हम लोग उतर के देखे तो वो गाड़ी वाला तो निकल गया, और हम लोग उतर के देखे तो वो गाड़ी ऐसे थी, वो जाके वो उसके हार्ट बीट्स पल्पिंग, वो पता नहीं वो क्या, वो पसीना पसीना हो गया, पसीना होके मतलब उसके हाथ पैर कांपने लग गए। जो ड्राइवर था वो पता नहीं बोला भैया, वो मुझे भैया बोलता है, भैया पता नहीं कहाँ से आ गए, कैसे जंगली लोग हैं, कैसे पागल लोग हैं ये है। बोला अनूप तुमको पता है ना यहाँ का सिस्टम है, तो क्या प्रॉब्लम है, अपने कोई गलती हमारी होगी कहीं ना कहीं जो हमने चलाई, चलो ठीक है देख ले। वो देख के टायर बस्ट हो गया भैया, टायर बस्ट हो गया। मिला अरे यहाँ जान बच गई। बट मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था वो टाइम पे, या ऐसे फील नहीं हो रहा था कि अब मुझे ऐसा बाद में एक रिविलेशन जैसा हुआ कि वो एक्सीडेंट होना नहीं होना वो दोनों भी बड़ी बात नहीं थी। ना वो एक्सीडेंट होता तो कोई बड़ी बात थी, ना होना बड़ी बात है। वो जो स्टेट, वो जो ब्लिस, वो सिचुएशन में जो मैंने फील किया, वो मेरे हिसाब से अपने भाग्य को विधाता बनना ही है। तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ पूरी फैमिली का, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, मेरे वाइफ का सपोर्ट नहीं होता, तो आज शायद मैं ये स्टेट में ना पहुँच पाता। और गुरुजी गुरुमाँ का जो उनका जो उन्होंने जो दिया है वो शायद ही कोई दूसरे जीव को दे पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज अपनी संक्रांति अलग तरीके से मन रही है। नॉर्मल है ही नहीं ऐसा मनाना। थीम सब लिए गए, लोहड़ी का थीम था, पतंगे हैं, हंसी मजाक है, लेकिन एक क्रांति भी है, संक्रांति। संक्रांति मतलब जब हम संसार से, गुरुजी ने एक बार शेयर किया था कि सन और सार का मतलब क्या है। सन एक पौधा है जो जूट के तरह, उसको अगर बीट करते हैं तो उसके रेशे रेशे होते हैं और एक रस्सी बन जाती है, और जो हमको बांधती है वो संसार हो गया। अब आज जो है ये संक्रांति है। वही पौधे से हम स्पिरिचुअलिटी में क्यों न बन जाएं। संक्रांति यही संदेश, और आज जो यहाँ हुआ है, हैट्स ऑफ। ये लोग जो विकी का डिपिक्ट करे थे प्ले, उसका जो एनलाइटनमेंट डे, उस दिन हम लोग जो बताया गया था एक्चुअल में हुआ था। हम लोग संक्रांति के लिए आ रहे थे आश्रम, और गुरुजी ने यही कहा था विक्की से, तुम शेयर करना सीखो, पूछना सीखो। उसको नहीं मालूम था कि उसी दिन उसको एनलाइटनमेंट हो जाएगा। गुरुजी ने खाली एक ही वाक्य ये कहा था, तुमको शेयर करना है, तुमको बात करना है, तुमको पूछना है। खाली एज अ विटनेस रहने से शायद वो स्टेट तुम्हारे लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और विकी का एक आदत था कि कभी क्वेश्चन करता ही नहीं था, शुरू से सबसे लास्ट रहेगा और एक तक हम लोग को देखता रहेगा। ओनली विटनेसिंग, नॉट आस्किंग। और एक होना चाहता था, सुनता जाता था,
बट कभी वो है क्या वो भी नहीं मालूम पड़ता था, और ऐसा ही एक्ट करता था, उसका ईगो ऐसे ही एक्ट करवाता कि जैसे वो इंटरेस्टेड है ही नहीं, ज्ञान चाहिए ही नहीं उसको। लेकिन आज जो ये रिवील हुआ कि ज्ञान उसको चाहिए थी, लेकिन उसका ईगो ने उसे ऐसे प्रोजेक्ट करवाया। तब जब गुरुजी ने उसे ये कहा कि तुमको क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा समाधान होगा और आगे बढ़ पाओगे, उसने उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था। और शाम को हम लोग पूरे रिटायर हो गए थे, जैसे वो विकी बोला प्रीति को नहीं अब सो जाओ कहीं नहीं जाएंगे, हम भी रेस्ट करने ही जा रहे थे। सडनली मेरे मन में आया कि आज कॉफ़ी में चलो, 9 साढ़े 9 बजे रात को, उसी दिन जिस दिन हम आश्रम आए थे और ये सब बात हुई थी। तो गुरुजी बोले कॉफ़ी पीना है, किसको बोलूँ, किसको बुलाऊँ, कोई तो चाहिए ना कंपनी के लिए, कॉफ़ी के लिए जाना है। तो बोले ठीक है विकी को फ़ोन करते हैं, उसको बुलाते हैं। विकी को पूछे तुम फ्री हो क्या, बोले हाँ मैं फ्री हूँ, चलो कॉफ़ी पी चलते हैं। फिर बोली भूख भी लग गई विकी, खाली कॉफ़ी बस नहीं होगी। तो बोले कहाँ चलना है गुरु माँ, बोले चलो थोड़ा पिज़्ज़ा और खाएंगे और कॉफ़ी पिएंगे। उसी दिन प्रीति के भाई शायद डेजर्ट्स लाए थे और ये उठा के लाई थी 8-10 डेजर्ट्स, इतने बड़े बड़े पीसेस ऑफ केक अलग अलग, क्योंकि संक्रांत में कुछ ना कुछ तो मिठाई भेजना ही पड़ता है ना ससुराल बेटी के। वो लेके आई थी कि गुरु माँ ये थे, हम लोग लेके आए। वहाँ जो शुरू हुआ, जो आपने वो एक्ट देखा, विकी खिलाता जा रहा है, मैं कितना खा ली, प्रीति कितना खा ली, पुनीत नेहा भी थे, वो लोग कितना खा लिए, लेकिन हम लोग थक गए। गुरुजी को खिलाता जा रहा है, खिलाता जा रहा है, पूरे इतने सारे पेस्ट्रीज हैवी बड़े बड़े साइज के लिए किया। जैसे प्रीति ने कहा प्ले में कितना खिलाओगे, लेकिन उससे रुक नहीं रहा था। उसकी जो भावना थी, उसका जो एक स्टेट था, वो उसको ही नहीं समझ में आ रहा था, और वो एक्ट रुक नहीं रहा था जब तक पूरा डेजर्ट खत्म ना हो गया। तब गुरुजी ने कहा नाउ यू आर एनलाइटेंड, क्योंकि वो जो एक्ट है इंटेलेक्चुअली हो ही नहीं पाता है। आप 1 चम्मच खिलाओगे, 2 चम्मच खिलाओगे, फिर खुद को ये ग्लानि आएगी, अरे मैं इतना खिला दूंगा गुरुजी को कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ इंटेलेक्ट के परे थी ये बात। 4 या 5 बड़े बड़े स्लाइसेस खिलाता गया और गुरुजी खाते जा रहे। हम लोग सब साइड में बैठ के देख रहे हैं ये सीन को, हम तो थक गए भाई, आप लोग संभालो ये सीन को। तो एनलाइटनमेंट कब होगा, कैसा होगा, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई जगह नहीं है, और क्यों होगा और क्यों नहीं होगा वो नहीं है, लेकिन एफर्ट्स डालना पड़ता है। विकी ने एक ईगो दिखा के दूर रहा, लेकिन ये जो शेयर करा लीप ऑफ फेथ, उसको विश्वास हो गया था कि जो मिलना है मुझे यही मिलना है। और ये डिज़ायर क्यों करे विजुअलाइजेशन में कि मेरे को हैप्पीएस्ट पर्सन बनना है, क्योंकि उसने देख लिया कि ईगो में हैप्पीनेस नहीं है, दुख ही दुख है, गुस्सा है, इरिटेशन है, जो उसके एक्ट में दिखाया गया। कोई से भी बर्ताव सही नहीं था उसका। 2 चीज़ें यहाँ समझ में आई। गुरुजी भी हाईएस्ट टू हाईएस्ट अचीव करना चाहते थे जब बिजनेस में थे, लेकिन उनका एक तरीका था कि सबको साथ में लेके मेरे को अचीव करना है। और यहाँ विकी बड़ा आदमी बनना है और बन भी गया, लेकिन खुद के बलबूते पे सबको धुतकार के, सबको नेगेट करके कर रहा था। तो ऐसा लगा कि जब 2 ऑपोजिट नेचर के एनलाइटनमेंट कैसे पॉसिबल है। गुरुजी का नेचर था सबको साथ में लेके चलना, तो एनलाइटनमेंट मिल गया, स्वामी जी ने दे दिया। लेकिन विकी को कैसे मिल सकता है, उसका व्यवहार तो सही है नहीं। अब एनलाइटनमेंट मिलने के बाद उसका जो नेचर है, जो वीक पॉइंट था उसका, वो बदल रहा है, वो एक चेंज आ रहा है उसमें। हर कोई के लिए प्यार, हर कोई के लिए करुणा, और इतना खिलाता है आजकल पूछो मत। कोई भी ट्रिप में आप जाइए, पहले बड़े कार्टून्स, अरे हमारा सामान का तुमको एक्सेस नहीं, मेरे कार्टून्स तो जाएंगे, आप लोग का सामान एक्स्ट्रा है तो छोड़ दो, मेरे को खिलाना। इतने बड़े वो फ्रिज के जैसे वो रखता है आइस बॉक्स, उसमें कूल ड्रिंक्स, जो चीज़ वो कभी नहीं किया, तो एनलाइटनमेंट के बाद वो कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं कैसे करूं, मैं कैसे हासिल करूं उसको। यहाँ ये प्रूव हो गया कि एनलाइटनमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर नेचर, बट इट गिव्स यू दैट नेचर आफ्टरवर्ड्स बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। दिस इज द डिफरेंस।
आज स्वामी जी के पास स्वामी जी के बाल प्रसाद में रखे हुए हैं। आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, मेरे को भी उसी टाइम इन्फॉर्म किया गया जब अंदर गए थे। तो मैं गुरुजी से हंसी, क्या है बाल में? हमारे घर में ही स्वामी जी ने कटाए थे लास्ट, उनका पूरा क्लीन शेवन हो गए थे, दाढ़ी बाल, और वो लोग इतना ध्यान से रखे पूरे बाल, जो जटा थी उनकी बहुत बड़ी जटा थी, दाढ़ी सब पूरे ग्लास केस में रखे थे। हमको तो उसमें समझ में नहीं आया क्योंकि भावना नहीं बनी वो बालों में। हमको तो जो स्वामी जी दिख रहे थे बिना बाल के, कैसे भी दिखो, लेकिन उनमें भावना थी, बालों में भावना नहीं थी। तो आज जब वो बाल देखी तो बोली बाल हैं, भावना नहीं है। लेकिन ये प्रूव होता है कि बाल कभी मरता नहीं है, वैसे ही आत्मा कभी मरती नहीं है, वो कभी भी जिंदा रहती है। और आज जो ये हुआ है, यहाँ क्रांति जो आई है, स्वामी जी ने हमको क्रिएट किया, गुरु जी ने विक्की को क्रिएट किया। एक भृंगी कीड़े के जैसे, एक भृंगी कीड़े के जैसे अलग जाति के थे हम भी स्वामी जी के लिए। अलग सोच, अलग तरीका, कुछ भी मैच नहीं होता है, हिंदी लैंग्वेज सब कुछ अलग, लेकिन उन्होंने हमको वो ज्ञान दिया जहाँ भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ आत्मा ब्रह्म वही है, ये सब मायने नहीं रखते हैं। और स्वामी जी ने वो स्टेट दिया। भृंगी कीड़ा क्या करता है? वो एक क्रांतिकारी है भृंगी, उसके खुद के वो तो पैदा कर ही नहीं सकता क्योंकि लेडी फॉर्म है ही नहीं उसके लिए। तो उसने क्या किया, बोले मैं मायूस थोड़ी होना है, मैं क्रिएट करूँगा ना, मेरे में कैपेसिटी है, मैं इतना ज्ञान दूंगा वो कीड़े मकोड़ों को, मेरी आवाज़ इतना सुनाऊंगा कि वो कोई भी जाति का हो, कैसा भी हो, मैं उसको मेरे जैसा बना के रखूँगा। तो विक्की भी अननोन, ईगोइस्टिक, एकदम अलग। और आज जो देख रहे हैं आप लोग को काफ़ी सिमिलैरिटीज़ अब दिख रही होगी गुरुजी और विक्की के व्यवहार में, उसके बोलने के स्टाइल में। मैं भी कभी नहीं बोलती थी ना, तो गुरुजी को एक कंप्लेंट थी, स्वामी जी ने एक बार कह दिया था कुसुम भी तुम्हारे कारण नहीं बोलती है। वो मन में चुभ गई गुरुजी को, तो बोले ठीक है मैं भी देखता हूँ। तो जब यह आश्रम तैयार हुआ, चलो भाई गुरु माँ बनो, बातें करो, ज्ञान समझाओ। तो बेसिकली यहाँ भी वो स्वामी जी का या गुरुजी उनका ही रूप दे रहे हैं ना मेरे को भी एक भृंगी कीड़ा बना रहे हैं और बना दिए। ये पता नहीं था कि मुझे ही सुनना पड़ेगा। वही गुरुजी बोलते हैं तुम जो बोलने वाले हो मैं तो पहले ही सुन लिया ना, मैं तो बोल सकता हूँ उन लोगों को, क्योंकि मैं तो पहले, क्योंकि शेयर करती हूँ कि ऐसे ऐसे टॉक करेंगे। लेकिन जब शेयरिंग होती है और जब एक्चुअल निकलता है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। क्योंकि स्वामी जी जो बोलना चाहते हैं या जो बुलवाना चाहते हैं, वो यही ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। हम कुछ भी सोच के आ जाओ, वो ऐसा चेंज करते हैं, है? ये तो सोचा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया? बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हम सब खुद की राह पे चलते हैं, वो खुद अपनी राह बनाता, हंसते हंसते खुद जीता है आज के दिन के लिए, और हम कल के टेंशन में जीते हैं। ये गाना इतना एप्टली बता रहा है कि एक एनलाइटेंड सोल एक हवा के जैसे है, बहती हवा के जैसे, एक उड़ती पतंग के जैसे है। उसको पकड़ना मुश्किल है क्योंकि उसका तौर तरीका पूरा अलग है, उसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं लगा सकते हैं। कितना भी कोशिश कर लो आप एट्रीब्यूट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका तरीका ही अलग है, उसका सोच अलग है, और वो पतंग के जैसे उड़ना ही चाहता है, बंद के नहीं रहना चाहता। और खुशियाँ देता है क्योंकि हवा हमको खुशी देती है। तो भृंगी कीड़ा क्या करता है? अलग अलग जाति का लेके आके भर 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 सुनाता रहता है और उसके जैसा एक पैदा कर देता है। तो क्रांति लानी है तो ऐसी क्रांति लाए ना, ऐसा रेवोल्यूशन लाए हैं। तो आज ये संक्रांत है, फेस्टिवल है, और जो ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनली क्यों बने ट्रेडिशन? अब जब धान उग गया, धान निकाल देंगे तो कचरा तो बचेगा, उसके स्टिक्स, धान तो इतना सा निकलता है, स्टिक्स इतने निकलते हैं,
उसका क्या करेंगे? तो उसको जलाना है। अब जलाना है तो एक पार्टी भी मना लो, डांस कर लो उसके साथ। तो ऑर्डर ऑफ द डे है वो। तो ये सब सिंबल्स नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑर्डर ऑफ द डे। लेकिन हमारी सोच हम किसान के जैसे क्यों ना रखें? किसान के जैसे सोच रखेंगे तो हमको भी एनलाइटनमेंट, ये संक्रांति मिल जाए, ऐसी है वो। जब बैल की हम आरती करें, आज फर्स्ट क्या था? आज आश्रम में फर्स्ट हवन हो रहा था और आरती हुई। आरती बैल की हुई। क्यों? क्योंकि किसान के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो हल जोतता है, मट्टी धरती को ऊपर नीचे करता है, अलग अलग करता है, और ऐसे अलग अलग करता है कि बस कि जो नए धान डालें उसमें उग जाए। मेरे देश की धरती, ये गाना तो बहुत सुने हुए होंगे। मेरे देश की धरती तो ना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू बाज, तो जीवन का राग सुनाते हैं। वो किसान ऐसे सोचता है कि जीवन का राग सुनाते हैं, और जब वो पहिया चलता है तो ऐसा लग रहा है कि शहनाई बज रही है। अरे उसकी सोच देखो, वो गाने में किसान का सोच देखो। जो एक्चुअल एक्ट हो रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, वो हर चीज़ में एक अलग सोच। और जब खेत लहलहा रही है तो दुल्हन के जैसे सजी हुई दिख रही है वो। तो दुल्हन के जैसे कहाँ दिख रही है? खेत हमको दुल्हन के जैसे दिख रही है क्या? नहीं, उसकी सोच, उसकी फीलिंग। क्योंकि दिन रात वो चाहता है कि मेरी खेती अच्छी हो, उसका ध्यान रखता है, उसके बारे में सोचता है, और जो 5 एलिमेंट्स है उस पर ध्यान करता है कि आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे हेल्प करो, क्योंकि आपके कारण मेरी फसल खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो वैसे ही ज़िंदगी में एडवर्सिटीज़ आएंगे और जाएंगे। हमको भृंगी कीड़े के जैसे एक क्रांति लाके उससे ऊपर उठना है, हमारी सोच अलग करनी है, और एक अलग नई दुनिया जहाँ खुशियाँ बांट सकें। क्या होता है फेस्टिवल में? खुशियाँ, कलरफुल कपड़े पहनना, सबको मिठाई देना, अपने बहन बेटियाँ या जो भी रिश्तेदार है फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देना, क्योंकि ये एक तरीका हो गया खुशियाँ बांटने का। और इसमें क्यों कंजूसी करें? फेस्टिवल है तो ये तो करना ही है। तो अब जैसे नाश्ता हो गया हमारे, जाम वाले के पास तो लाइन लगी हुई है। अरे छोटी सी चीज़ है, अगर देखो तो वैल्यू क्या है जाम का, लेकिन कितनी खुशी, अरे जाम वाला भी है इधर। फिर उसके ऊपर टॉपिंग्स, अरे आज इस बार जाम अच्छे वाला लाया है, तो जैसा फसल होगा वैसा ही जाम मिलेगा ना हमको। तो हम फसल भी ऐसी करो या हमारी सोच भी ऐसी रखो कि हम दूसरों को अच्छी चीज़ें दें, अच्छी चीज़ें बांटें और अच्छी व्यवहार रखें। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जब गुरु के पास जाते हैं तो पहले गाना वही गाता है गुरु कि क्यों मिले हम, यहाँ क्यों आए। कुछ ना कुछ हमारा नाता है, कहीं हम रूठ गए थे, कहीं हम अलग हो गए थे, या कहीं हमने एफर्ट्स नहीं डाले। आ जाओ वापस, मैं भृंगी कीड़े के जैसे तुम लोग को भृंगी कीड़ा बना देता हूँ। सबने इतनी इडलियां खाई है कि सबके चेहरे पे दिखाई दे रही है वो। तो मैं चाहता हूं कि एक हमारे रविंदर जी यहाँ पर है, एक गाना गाएंगे तो वो इडली का असर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर मैं कुछ ज्ञान दूंगा। पोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना हो। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में।
को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल, अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे तार मिले नदी के कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। हैया हैया हैया। कहाँ से आ गई आपकी आवाज़? सर समर्पित होंगे तो आवाज़ अपने आप आ जाएगी। कितना सुंदर गाना, देखो सबको चार्ज कर दिया रविंद्र जी ने। इस गाने के बोल खास करके इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें ज्ञान भरा हुआ है। तालाब का जल मिलता है नदी में, नदी का मिलता है सागर में, और सागर का किस में मिलता है? यहाँ एक प्रश्न किया गया है। तोरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में? इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर कहाँ है? सागर गुरु को माना जाता है, सागर गुरु को माना जाता है। नदी सत्संग होता है, सत्संग को नदी कहा जाती है। और तालाब, हम सब तालाब हैं, हम छोटे 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 तालाब हैं। तो गाने में कहा गया है कि तालाब नदी के जल में मिलता है। तो जब तालाब, छोटे छोटे तालाब सत्संग रूपी नदी में मिल जाते हैं, तब ये नदी, ये सारे छोटे छोटे तालाब बन करके जो नदी में मिल गए, सत्संग रूपी नदी में मिल गए, ये नदी सागर में मिल जाती है, अर्थात गुरु में मिल जाती है। अब तालाब का जल किस में मिलता है? तो गुरु इन सब जल को अपने में लेकर के तालाब का जल सारे विश्व में मिला देता है, वो भाप रूप से। गुरु यही कार्य करता है, सबको अपने में लीन कर लेता है, फिर अपने में लीन करने के पश्चात अपनी चेतना के साथ में सृष्टि की, परमात्मा की चेतना में लीन कर देता है। वो यही कार्य करता है वो। इसीलिए कहा गया है कि तालाब को नदी के जल में मिलना चाहिए, हमको सत्संग के नदी में मिलना चाहिए, और सत्संग की नदी के द्वारा गुरु के समुद्र में मिल जाना चाहिए। फिर वो हमें उस सृष्टि के जल में मिला देगा, उस सृष्टि की चेतना में मिला देगा। क्योंकि हम बिना गुरु की सहायता के उस सृष्टि की चेतना में मिलने में सक्षम नहीं है, हम अपने आप में सक्षम नहीं है। गुरु का कार्य यही है कि हमारी सबकी चेतना ले ले वो, और अपनी चेतना में मिला करके उस चेतना में मिला दे। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि जब तक नदी थी, नदी का पानी मीठा था, नदी का पानी शुद्ध था, परंतु जैसे वो नदी समुद्र में मिल गई, समुद्र तो खारा है, इसका अर्थ गुरु खारा नहीं है, परंतु समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, उसमें नमक होता है। तब क्या करता है समुद्र? नदी के अच्छे जल को, मीठे जल को अपने में लेता है, मिला देता है,
परंतु जब वो वहाँ से परमात्मा में मिलाता है, उस जल को विश्व में मिलाता है, तब नमक पीछे ही छोड़ देता है, उसके साथ में नहीं ले जाने देता है। वैसे ही हमारे कर्मों को, हमारी चेतना को हमें मिला करके हमारे कर्मों को यहीं संसार में छोड़ देता है और हमें परमात्मा में लीन कर देता है। हम हमारे कर्मों के साथ में ही मिलते हैं, गुरु की चेतना में हमारे कर्मों के साथ ही मिलते हैं हम, परंतु वो सभी के कर्मों को यहाँ लेकर के अपने में लेकर वहीं छोड़कर ज्ञान की अग्नि के द्वारा, यहाँ सूर्य अग्नि देता है, सूर्य की अग्नि के द्वारा समुद्र का जल भाप बनकर उड़ जाता है। वैसे ही ज्ञान की अग्नि के द्वारा हमारी चेतना उड़ जाती है, परमात्मा में मिल जाती है, और समुद्र का जल तत्व जब सूर्य की गर्मी खींच लेता है तो साथ में वो नमक नहीं खींचता है। उसी प्रकार गुरु का ज्ञान, गुरु के ज्ञान की अग्नि केवल और केवल हमारी चेतना को खींचती है। हमने लाखों करोड़ों जन्मों में कई कर्म किए होंगे, परंतु उन कर्मों को वो पीछे ही छोड़ देता है और केवल शुद्ध चेतना को परमात्मा में मिला देता है। ये परंपरा है, गुरुओं की परंपरा यही है। जितने भी गुरु आज तक हुए और जितने भी गुरु आगे तक होंगे, वो यही कार्य करेंगे। वो कहेंगे कि तुम ये चिंता मत करो कि तुमने कितने जन्म लिए, इस बात की चिंता मत करो कि तुमने किस किस प्रकार के कर्म किए। गुरु जी, मैंने करोड़ों जन्मों में कई कर्म किए होंगे, मैंने पाप कर्म किए, मैंने पुण्य कर्म किए, उनका क्या? तुम उनकी चिंता छोड़ दो, तुम मुझ में लीन हो जाओ। मैं तुम्हारी चेतना को और उस नमक को अलग कर दूंगा। जिस प्रकार एक हंस को जब दूध पिलाया जाता है तो क्या करता है वो? हंस को जब दूध पिलाया जाता है तो उस दूध में से वो जल तत्व छोड़ देता है, केवल दूध पीता है। आपको पता होना चाहिए कि 90% से ज़्यादा दूध में जल होता है। वो भैंस ही जब देती है, गाय जब दूध देती है, तो उसमें ही 90% से ज़्यादा उसमें जल होता है, 10% से ही कम दूध तत्व होता है। तो हंस क्या करता है? वो केवल और केवल दूध पीता है और पीछे जल छोड़ देता है। तो इसीलिए गुरुओं को परमहंस कहा गया है कि परमहंस का अर्थ है कि वो सृष्टि में केवल चेतना ही पीता है। वो आप यहाँ बैठे हो तो मैं केवल आपकी चेतना पी रहा हूँ, आपके कर्मों को नहीं पी रहा हूँ। कर्मों को तो यहीं छोड़ देंगे। आपकी चेतना पी ली और मेरी चेतना में मिला ली और दोनों की चेतना को ऊपर ले जा करके परमात्मा मिला दी। हम सब परमहंस हो जाते हैं वो। तो इसलिए ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे कर्मों का क्या होगा, हमने इतने कर्म किए, उनके कर्मों को हमको भोगना पड़ेगा और जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं, गुरु का सानिध्य, गुरु को समर्पित होना, इतना ही काफ़ी है। बाकी वो हंस ही करेगा। दूध भी, यहाँ पर आप देखिए, जिस दूध में 90% पानी है और 10% से कम उसमें दूध का तत्व है, वो दूध स्वयं अपने आप के द्वारा उस जल को और दूध को अलग नहीं कर पाता है। जिस दूध में पानी मिला हुआ है वो ही दूध उस जल को अलग नहीं कर पाता है। उसे हंस चाहिए, उसे हंस की सहायता चाहिए उनको अलग करने के लिए। इसी प्रकार हमको गुरु चाहिए हमारी चेतना को और कर्मों को अलग करने के लिए। हम नहीं कर सकते अपने आप में, हम कितनी भी कोशिश कर ले नहीं कर सकते हैं। गुरु का अर्थ वही है। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश देने वाला, दूर करने वाला। तो गुरु का अर्थ है उस अंधकार को दूर करने वाला, उसको गुरु कहा जाता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई दाढ़ी या जटा में नहीं है। गुरु वो ज्ञान है, गुरु ज्ञान की अग्नि है, जिसके द्वारा गुरु हंस है, जिसके द्वारा ये दो चीज़ें मिली हुई है। हमारी चेतना और हमारे कर्म जो मिले हुए हैं उनको अलग करने वाला। क्योंकि हम अज्ञानता में हमने कर्मों को ग्रहण किया, हमने किया नहीं किया इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने अज्ञानता में कई कर्म ग्रहण कर लिए, हमने ये मान लिया कि ये मैंने किया। आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो प्रकृति करवाती है।
हम जो कुछ करते हैं प्रकृति करवाती है। यहाँ तक कि हमारे मन में सोचने की भी शक्ति नहीं होती है, ये भी प्रकृति करवाती है। किसी ने पूछा था गुरु से कि मेरे मन में जो विचार आते हैं ये किस प्रकार आते हैं, जो इच्छाएं उत्पन्न होती है ये किस प्रकार होती है। तब गुरु ने कहा कि जिस प्रकार वायु के द्वारा जब हवा चलती है तो समुद्र में लहरें उठती है, ज़्यादा हवा चलती है ज़्यादा लहरें उठती है, तो जिस प्रकार वायु समुद्र के लहरों का कारण बनता है, उसी प्रकार प्रकृति में जो इच्छाएं हैं वासनाएं हैं वे तरंगें जब चलती है तो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तब उन्होंने पूछा कि इसको रोका कैसे जाए, तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप में रोकने में सक्षम नहीं होते हैं। हमको हमारे मन को ही जब हम गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब जाकर के वो जो इच्छाएं वासनाएं प्रकृति में चलती है उनको गुरु की दृष्टि, गुरु की करुणा, गुरु कृपा ही रोक पाती है और हम उससे सुरक्षित हो जाते हैं। ये एक ही तरीका है। किसी ने कहा है कि मन की इच्छाओं को रोकने के लिए ध्यान करना चाहिए, मन के विचारों को रोकने के लिए ध्यान करना चाहिए। गुरु ये कहता है कि जिस चीज में कोई चीज उत्पन्न होती है उसको तुम रोकने की कोशिश करो तो एक बार रुक जाएगी, लेकिन जो चीज उठी हुई थी उसको रोकी गई तो फिर भी तो उठ सकती है। वो विचारों को रोका जाए, विचार फिर उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति है उत्पन्न होने की। मुझे कोई मिला था, एक दिल्ली से आए थे, अभी काफ़ी अपने जुड़ गए हैं, निशाकांत। वो पहली बार जब आए तो यहाँ आश्रम में आए, मैंने उनसे पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्राप्त करना है आपको। उन्होंने कहा कि सभी एक ही चीज़ कहते हैं कि थॉटलेस होना है, निर्विचार स्थिति को प्राप्त करना है। तो मैं भी उसी ओर बढ़ रहा हूँ कि मुझे भी निर्विचार स्थिति को प्राप्त करना है। मैंने कहा वो तो एक ही स्थिति में संभव है, डेड बॉडी के साथ। जब तुम मर जाओगे तो अपने आप ही निर्विचार हो जाओगे, उसके लिए करने का क्या जरूरत है। जब हम मर जाएंगे तो निर्विचार हो ही जाएंगे। तो उनको थोड़ा झटका लगा, बोले आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो कि निर्विचार स्थिति तो सब कहते हैं कि आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची मंजिल होती है। मैंने कहा नहीं, जब तक हम जिंदा है, जब तक मन है, तब तक विचार भी होंगे। हमारी अंतिम स्थिति निर्विचार होने की नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि फिर क्या है। हमने कहा कि उस मन के परे जाने की एक स्थिति होती है जहां पर मन से भी हमारा रिश्ता टूट जाए, मन से भी नाता टूट जाए। जिस प्रकार हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारा रिश्ता हमारे शरीर से छूट जाता है, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता है उस जीवात्मा से, उस सोल से है। तो शरीर से रिश्ता छूटने पर सोल से रिश्ता नहीं छूटता है। तब ये कहा जाता है कि यहाँ पर जीवित रहते हुए आध्यात्मिकता का अर्थ ये है कि शरीर से भी नाता छूट जाए और मन, इंद्रियां, बुद्धि से भी नाता छूट जाए, उनसे भी परे चले जाना, वो है आध्यात्मिकता की अंत सीढ़ी। ये स्थिति प्राप्त करनी है। हमको आकाश बन जाना है, हमको विश्व बन जाना है, हमको शरीर में संकुचित नहीं रहना है, क्योंकि दुनिया के सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां, सारे शोक सब शरीर से जुड़े हुए हैं। और शरीर से ऊपर चले गए तो मन से जुड़े हुए हैं। जब तक हम शरीर और मन भाव में रहेंगे तब तक आपके लिए अच्छा, बुरा, सही, गलत, दुख, सुख, शोक आदि जीवन में चलते रहेंगे। हमारे पास उपाय एक ही है, इन सब के परे चले जाना है, जीवित रहते हुए, मर करके नहीं, पंखे से लटक करके नहीं, जीवित रहते हुए गुरु के ज्ञान को लेकर उसका निधि ध्यासन करके हम अपने शरीर को ही साक्षी भाव से देखें, अपने मन को साक्षी भाव से देखें, उसके विचारों को साक्षी भाव से देखें, उसकी इच्छाओं को साक्षी भाव से देखें और उन सब से अपने आप को एक अलग अस्तित्व माने। जब आप इस स्थिति को प्राप्त करोगे तब आपके लिए कोई परिस्थिति इस स्थिति में
परिस्थिति अपना अर्थ छोड़ देगी। इस एक ही स्थिति में, इस आत्म भाव, परमात्मा भाव, ब्रह्म भाव की स्थिति में ही परिस्थितियां अपना अर्थ छोड़ सकती है। और हम सब परिस्थिति के मारे ही होते हैं। इसलिए आपके पास में और कोई उपाय है ही नहीं। परिस्थिति से हम प्रभावित न हो, किसी भी परिस्थिति से हम इन्फ्लुएंस न हो, इसके लिए आपके पास एक ही उपाय है, वो है परिस्थिति से भी परे वाली स्थिति को प्राप्त करना। वो प्राप्त हो जाए, फिर परिस्थिति से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। जो अभी गुरु विकी ने जो बातें बताई, उसने वही बताई कि मैं परिस्थिति से परे हो गया, अब मुझे परिस्थिति प्रभावित नहीं करती है। इसको कहा जाता है वो आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होना। परिस्थितियों को आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वो आपके कर्मों के अनुसार, भाग्य के अनुसार उत्पन्न होती रहेगी, होती रही थी, आगे भी होती रहेगी। आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी आप वास्तु, ज्योतिष शास्त्र, सूर्य देव की पूजा, शनि की पूजा आदि आदि कुछ भी कर लें, परिस्थितियां बदलेगी नहीं, क्योंकि कर्म आपने बहुत पहले कर लिया था। तो परिस्थितियां उत्पन्न होगी, परंतु आपके पास में एक फ्री विल है, आपके पास में एक स्वतंत्र स्थिति है, जिसके द्वारा आप उस परिस्थिति से परे वाली स्थिति को ही प्राप्त कर लो। फिर परिस्थिति आपका कुछ नहीं कर पाएगी। ये हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास में कुछ लोग बैठे थे, एक थोड़ा दूर, वहाँ जो सब खाना खा रहे थे, खाना खाकर पतले फेंक रहे थे, तो वहाँ कुछ कुत्ते पतलों पर जो जूठन थी उसको खा रहे थे। वहाँ पर एक आदमी भी बैठा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, वो भी वहाँ बैठ करके वो जूठन खा रहा था कुत्तों के साथ में। तो लोगों को बड़ा घिन हुआ कि ये कैसा आदमी है, ये वहाँ पर कुत्तों के साथ में जूठी पतलों से जूठन खा रहा है। रामकृष्ण परमहंस एकदम भाव विभोर हो गए, बोले वाह, ब्रह्मज्ञानी आ गए, एक संत आ गए, साधु आ गए। तो शिष्य ने सोचा कि ये तो भिखारी जैसा है, ये कहाँ का साधु। रामकृष्ण परमहंस बड़े प्रसन्न हो रहे थे। कुछ देर के पश्चात जब वो जाने लगा, तो एक शिष्य उठ करके पीछे पीछे गया। बोले रामकृष्ण परमहंस तो पागल होंगे, एक भिखारी को जो कुत्तों के साथ में बैठ करके खाना खा रहा है, उसको बोल रहे ज्ञानी आ गया, ब्रह्म ज्ञानी आ गया, साधु आ गया, संत आ गया। तो उसको जाकर के पूछा उन्होंने कि बाबा जी, रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं कि आप ब्रह्म ज्ञानी है, तो ब्रह्म ज्ञानी किस प्रकार बना जा सकता है? ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति क्या है? ब्रह्म ज्ञानी किस प्रकार हम बन सकते हैं? मन में उत्सुकता भी थी। तो उसने कहा कि जिस दिन इस नाली के गंदे पानी में और उस गंगा नदी के जल में भेद समाप्त हो जाएगा, उस दिन तुम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। जब कोई भेदभाव नहीं रहेगा, अच्छा बुरा सही गलत का भेदभाव समाप्त हो जाएगा, गंदा और स्वच्छ का भेदभाव समाप्त हो जाएगा, उस दिन तुम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। हर गुरु यही कहना चाह रहा है कि यहाँ संसार में भेदभाव की माया फैली हुई है और हम उस माया में जकड़े हुए हैं। यहाँ कोई पैदा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, कोई मरता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लॉस होता है तो दुखी होते हैं, प्रॉफिट होता है तो सुखी हो जाते हैं। इसको रोकना पड़ेगा, इससे उठना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तो चलने वाली ही है। कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई पैदा होगा, कोई मरेगा, और कोई मर गए तो हम कौन से अमर होने वाले हैं? कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा। इतना ही अंतर है कि चलने जाने वाले चले गए, हम यहाँ रह गए, हम रो रहे हैं क्योंकि हम तो अमर होने वाले हैं और जाने वाले चले गए। नहीं, हम भी पीछे पीछे ही हैं। वो कहते ना कि तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। यहाँ संसार में ऐसा ही है, तू चल मैं आया, पीछे पीछे ही तो आ रहे हैं, सब उसी ओर जा रहे हैं। परंतु उस स्थिति तक पहुँचने के पहले हमको इस स्थिति को प्राप्त कर लेनी चाहिए कि जहाँ पर हम संसार की माया से परे हो जाएं। क्योंकि जब मृत्यु के पश्चात जब यहाँ से जीवात्मा जाएगी, सोल जाएगी,
संसारिक चीज़ों को लेके तो नहीं जाएगी, लेकिन उनके इम्प्रेशंस लेके ज़रूर जाएगी। यहाँ से धन लेके नहीं जा पाएंगे, यहाँ से माता पिता पति पत्नी भाई बहन को नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन उनके इम्प्रेशंस को ले जा पाएंगे, उनके अच्छे बुरे व्यवहार को ले जाएंगे। या तो आप वो ले जाइए और वो ले जाओगे तो वापस उनके बीच में आपको आना पड़ेगा, फिर वही क्रम शुरू हो जाएगा। या आपके पास में दूसरा उपाय भी है कि वो सब कुछ न ले जाओ, उन सब के बीच में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए, माँ बाप के बीच में रहते हुए, पति पत्नी के बीच में रहते हुए, भाई बहन के बीच में रहते हुए भी उनके इम्प्रेशंस मैं नहीं ले जाऊं, क्योंकि मुझे वापस नहीं आना है, उन्हीं परिस्थितियों में वापस नहीं आना है। तब आप केवल ईश्वर का इंप्रेशन लेके जाइए, ब्रह्म भाव का इंप्रेशन लेके जाइए, आत्मा का इंप्रेशन लेके जाइए, चेतना का इंप्रेशन लेके जाइए। तब मृत्यु के पश्चात आपकी ऐसी स्थिति बनेगी, आप परमात्मा में लीन हो जाओगे, आप केवल आनंद का अनुभव करोगे, और फिर वापस संसार में जो आज हम दुख दर्द शोक आदि का अनुभव कर रहे हैं, हम उनसे छुटकारा पा जाएंगे। हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि संसार में रहते हुए हम उस स्थिति को प्राप्त करें। जिस प्रकार कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कभी भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता है वो, और कीचड़ से ही अपना पोषण करता है। ये भी देखिए, कीचड़ में रहता है, कीचड़ से पोषण लेता है, और कीचड़ से लिप्त भी नहीं होता है, उसे अलिप्त रहता है। उसी प्रकार कहा जाता है कि हमको संसार में रहते हुए संसार से ही पोषण भी लेना है, संसार में ही बढ़ना है, परंतु संसार से अलिप्त भी रहना है। बार बार संसार में अगर लिप्त रहोगे तो संसार खींचेगा, कीचड़ ऊपर डालेगा, फिर कीचड़ हटाओगे, फिर कीचड़ गिरेगा, फिर कीचड़ हटाओगे, कीचड़ गिरेगा, ये ही चलता जाएगा। कभी तो थक जाओ। कब तक ये कीचड़ गिराते जाओगे, हटाते जाओगे, गिराते जाओगे, हटाते जाओगे? एक दिन तो थक जाइए। यहाँ नाश्ता करने आए, इडली खाए, एक 2 4 5 10 इडली खाने के बाद में थक जाते हो, लड्डू खाओगे थक जाते हो, लेकिन इससे क्यों नहीं थकते हम लोग? इससे क्यों नहीं थकते हो? इस कीचड़ से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? इस कीचड़ में कमल के जैसे क्यों नहीं हो पाते हो? हमको यहाँ से जाना नहीं है, यहीं रहना है, कीचड़ में ही रहना है, परंतु उसे अलिप्त रहना है। किसी भी बात का हम पर असर ना हो, किसी भी परिस्थिति का असर ना हो, सबसे हम प्यार करें, सबसे अच्छे रहें। जिस प्रकार अभी संक्रांति पर पतंगे उड़ती है, पतंगे उड़ाने का उद्देश्य क्या है? पतंगे उड़ाने का उद्देश्य है कि जो एक आसमान है, जो एक ड्राई है, उसमें कोई आनंद नहीं है, तो रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई जाए, अच्छा लगता है। आसमान को देखो, पतंगों से भरा हुआ होता है, बड़ा अच्छा लगता है आसमान। ये उद्देश्य तो ये था। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि जब संक्रांति के समय फसल कटती है तो ईश्वर का आभार प्रकट किया जाता है। तो ईश्वर का आभार प्रकट करने के लिए पतंग उड़ा करके पतंग के द्वारा ईश्वर का आभार प्रकट करना था कि जितना ऊपर पतंग को ले जाएं हम उतना ईश्वर का आभार प्रकट करें। परंतु हमको दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। न तो आसमान में उड़ती हुई पतंगें पसंद आ रही है, न आभार प्रकट कर रहे हैं। हम तो पतंग उड़ा रहे हैं उसकी पतंग काटने के लिए, पतंग उड़ा रहे हैं उसकी पतंग काटने के लिए। हम ये चाहते हैं कि सारी पतंगें शाम तक कट जाए और खाली मेरी पतंग उड़ती रहे, फिर मैं रात को लाइट लगा करके उड़ाऊं उन पतंगों को कि वाह मेरी पतंग उड़ रही है। ये हमने गलती की। पतंग उड़ाने का अर्थ केवल और केवल यही है कि उस आकाश को रंग बिरंगा कर दिया जाए, अर्थात संसार में सब प्रकार के जीवों को हम उसी दृष्टि से देखें जिस प्रकार पतंगों को देख करके प्रसन्नता होती है। संसार में भी रंग बिरंगे लोग हैं, एक दो को छोड़ करके संसार में भी रंग बिरंगे लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग उनकी शेप है, साइज है। उनको हम उड़ता हुआ देखें, उनको हंसता हुआ देखें, ये हमारा उद्देश्य है संक्रांति का। न कि हर किसी को काट करके, हर किसी को दुख दे करके, केवल अपने ही सुख के लिए नहीं। पतंग उड़ाने का उद्देश्य नहीं है कि मेरी पतंग उड़े और बाकी की कटे। उसी प्रकार संसार में ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरों को दुख दूं और केवल अपने सुख के लिए मैं केवल मेरी इच्छाएं पूर्ति करूं, मेरे शरीर की वासनाएं पूर्ति करूं, बाकी सब भाड़ में जाए।
नहीं, ये सुख नहीं देगा लंबे समय तक, ये बहुत कम समय तक सुख देगा, परंतु दूसरों को सुख देने में जो सुख मिलेगा, दूसरों को सुखी रहने में जो सुख मिलेगा, वो खुद के सुख से भी अधिक ज़्यादा सुखदायी होता है। तो हमारा उद्देश्य इस प्रकार संक्रांति के पतंग से भी एक लेसन हमको मिल सकता है। दूसरा एक लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट ये पतंग से मिलता है कि जिस प्रकार पतंग की डोर, जब तक पतंग के साथ में डोर जुड़ी हुई है तब तक पतंग उड़ती रहती है, परंतु जब डोर कट जाती है तो पतंग नीचे गिरती है। उसी प्रकार कहा जाता है कि अपने जीवन की डोर उस ईश्वर के हाथ में दे करके रखें, उसके साथ में जोड़ करके रखें, तब तक तो हमारा जीवन उड़ता रहेगा। परंतु उस ईश्वर के साथ में जुड़ी हुई डोर को अगर आप काट दोगे अपने अहंकार में, तब गिरावट आएगी ही आएगी। इस डोर को कभी मत छोड़िए, ईश्वर की हो, भगवान के साथ जुड़ी हुई हो, गुरु के साथ में जुड़ी हुई हो, जहाँ जहाँ हमारा कंफर्ट है, हमको किसी न किसी के हाथ में अपनी डोर देनी ही चाहिए, तब तो हम उड़ते रहेंगे। और जब हम हमारी डोर किसी के हाथ में दे देते हैं, जब ईश्वर के हाथ में हमारी डोर हम दे देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कभी हमारी पतंग नीचे नहीं आएगी। ईश्वर के हाथ में भी डोर देने के पश्चात हमारी पतंग नीचे आ सकती है। एक पतंग उड़ाने वाला जानता है कि जब पतंग उड़ रही है तो कई बार वो पतंग को नीचे लाता है। किस लिए लाता है? एक तो वापस ऊपर उड़ाने के लिए, दूसरा उसको जब दिखता है कि दूसरी पतंगे आ रही है और वो काट सकती है, तो वो अपनी पतंग को नीचे ले लेता है। यहाँ पतंग को नीचे लेने का अर्थ ये नहीं है कि वो पतंग को नीचे गिराना चाह रहा है, काटना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, नहीं। यहाँ वो दूसरी पतंगों से इस पतंग को बचाना चाह रहा है। वैसे ही अपने भाव को ईश्वर के प्रति समर्पित रखें, अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे करके रखें, अपनी भावनाओं की डोर गुरु के चरणों में दे करके रखें, और उसके पश्चात भी जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, दिक्कतें आती है, दुख की घड़ियाँ आती है, समझ लीजिए कि वो आपको सुरक्षा दे रहा है, वो और बड़ी सुरक्षाएं दे रहा है, क्योंकि दूसरी उसको पता है कि ऐसी और कई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है जिसके कारण इसको अभी नीचे करना आवश्यक है। और हम ये सोचते हैं कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, भगवान का क्या अर्थ हुआ, ईश्वर के समर्पित होकर के क्या अर्थ हुआ, तिरुपति बालाजी जाकर के क्या अर्थ हुआ, गंगा में स्नान करके क्या अर्थ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जीवन में तो परेशानियाँ आ रही है। उन परेशानियों का अर्थ केवल एक ही है कि अभी इस पल हमें और दूसरी परिस्थितियों से वो हमारा बचाव करना चाह रहा है, इसलिए हमारी पतंग को वो नीचे ला रहा है। ये भाव अगर रहेगा तब आप देखोगे कि कुछ समय के पश्चात जब पतंग उड़ाने वाले को दिखता है कि अब आसमान खाली है, अब दूसरी पतंगे अपने अपने घर चली गई है, तब ये वापस ऊपर उठाता है, वापस ऊपर उठाता है और ऊपर आसमान में ले जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। हम किसी भी गुरु के समर्पित हों, भगवान के समर्पित हों, ईश्वर की भक्ति करें, पूजा पाठ करें, और जीवन में अगर प्रतिकूल परिस्थितियां, अनफेवरेबल सिचुएशंस आए, तभी भी उसका आभार प्रकट करें कि शायद आप और किसी बड़ी कठिनाई से हमको बचा रहे हो, अभी हमको नीचे ला रहे हो। इसका अर्थ नहीं है कि हमको दुख दे रहे हो, इसका अर्थ यही है कि हमको आप वापस उठाने के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी हमको सुरक्षा दे रहे हो। इस प्रकार उनका आभार प्रकट करें। कभी भी अपनी भावनाओं को समाप्त न करें। प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने जीवन की डोर, भावना की डोर को कटने न दें कभी भी। हम स्वार्थी होते हैं कई बार। हम चाहते हैं कि जब गुरु के पास जाते हैं, हम चाहते हैं कि जब भगवान के हम दर्शन करते हैं, हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, हम व्रत करते हैं, हम ये करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, फिर भी मेरे जीवन में परेशानी आ रही है, मतलब हम भगवान से नाता ही तोड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक सुरक्षा कवच है। ये जब कोई व्यक्ति इसको सुरक्षा कवच मानता है, तब तो वो पतंग नीचे आकर के समय अनुकूल देख करके वापस आसमान में उड़ जाती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थिति में भी
ईश्वर का साथ छोड़ देता है, भगवान का साथ छोड़ देता है और अपनी पतंग को तो ऊपर ही उठा के रखता है कि देखा जाएगा कौन काटेगा मेरी पतंग। उसका अर्थ है उसका अहंकार। पतंग को ऊपर उठा करके रखो और नीचे मत लाओ, तब क्या होगा? कोई ना कोई हमारी पतंग काटेगा ही काटेगा। तो वैसे ही जीवन में हमको कटना पड़ेगा। इस पल, इस प्रकार की परिस्थितियों में जो अच्छे पतंग उड़ाने वाले होते हैं उनको पता होता है कि पतंग को कटवाना नहीं अगर है तो क्या किया जाए। या तो पतंग को नीचे ले आओ, उसका अर्थ है झुक जाओ। प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, झुक जाओ। कोई परिवार का सदस्य कुछ गलत बोल रहा है, कर रहा है, या समाज में कुछ हो रहा है, उस पल झुक जाओ, उनके सामने अहंकार न दिखाओ। और दूसरा और एक तरीका होता है पतंग को नहीं कटवाने का, कि पतंग को दूसरी पतंग जो काटने आ रही है उसके साथ उसकी गति मिला दो, उसके साथ ढील छोड़ते जाओ। ढीले धागे को पतंग दूसरी पतंग नहीं काट सकता है, कड़क धागा होना चाहिए तभी काट पाएगा। ढीला छोड़ दो तो ऐसा ही कुछ है ना शायद। इतनी ढील छोड़ते जाओ कटेगी नहीं पतंग, उसको लपटती जाएगी। लपटा लो उसको, जो काटने आए और उसको लपटा लो। तो आपके सामने कोई राक्षस रूपी इंसान आ जाए, इगोइस्टिक इंसान आ जाए, आपको काटने के लिए आ जाए, लपट लो उसको। क्या काटेगा? मारने आ रहा है, आप झुक जाओ, कैसे मारेगा? गले लग जाओ, कैसे मारेगा? नहीं मार पाएगा। ये परिस्थितियों में इस प्रकार से हमको हमारा रिएक्शन होना चाहिए। अगर इस प्रकार का रिएक्शन होगा कि झुक जाएं, उससे लपट लें, उसके साथ में एकजुट हो जाएं, उस पल फ्रिक्शन न करें। पतंग कभी भी फ्रिक्शन से कटती है। दो धागों में अगर फ्रिक्शन होगा तो ही कटेगी, वरना नहीं कटेगी। अच्छे पतंग उड़ाने वाले उनको सादा भी दे दो, क्या बोलते हैं सादा धागा, सादी, और चाइनीज मांगा मंगा लो किसी का। अच्छी पतंग उड़ाने वाला सादी से भी नहीं कटवाएगा पतंग। उसको पता है लपट लो इसको, चाइनीज मांझे को भी लपट लो, नहीं काट पाएगा। ये है एक बहुत बड़ा व्यवहारिकता सीखने का हमको इस पतंग से। संक्रांति का ये संदेश मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आसमान में हर प्रकार की पतंग को देख करके खुश हों, उसे काटने की कोशिश न करें। उसी प्रकार जीवन में हर प्रकार के जीवात्माओं से उनके जैसे भी एक्शंस, रिएक्शन, उनका व्यवहार है, सबको खुशी खुशी आप हंसते हुए देखो। उनके एग्जिस्टेंस को आप रेस्पेक्ट कीजिए, वो जैसे भी है। कल ही वो पेपर में दिखाई दिया था कि काइट फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार के, कहीं पर वो मोदी जी का फोटो लगाया, कहीं पर राहुल गांधी का लगाया हुआ है, कहीं पर कोई एक इमेज बनाया हुआ है। तो इतना अच्छा आसमान लग रहा था उनको देख करके। तो उसी प्रकार हमारे चेहरों पर भी लगा हुआ है। हमको हमारा चेहरा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन सामने वाले को डरावना दिखता है। हर किसी को खुद का चेहरा अच्छा लगता है, दूसरों का चेहरा ही डरावना लगता है। तो दूसरों के चेहरे को भी अगर हम एंजॉय करने लगें कि नहीं अच्छा लग रहा है, ये चेहरा अच्छा लग रहा है, ये चेहरा अच्छा लग रहा है, और सब चेहरों को, सब के एक्शंस, रिएक्शंस को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ जिएं। किसी को काटने की कोशिश न करें। कोई दूसरा काटता है तो झुक जाएं, उससे लपट जाएं, उसको गले लगा लें, उससे माफ़ी मांग लें। चाहे उसने गलती की होगी, चाहे उसने बुराई की होगी, परंतु उस पल हमारा रिएक्शन ऐसा होना चाहिए। उस पल सही गलत का मायना न रखते हुए, खासकर परिवार के सदस्यों के बीच में, उस पल को तो संभाल के रखना पड़ता है। कभी भी ध्यान रखिए, जीवन में बहुत सी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है। उस समय सामने वाले गलत भी होते हैं, हम सही भी होते हैं, लेकिन उनको गलती का एहसास कराने के लिए आपको वो पल संभालना पड़ेगा। अगर वो पल संभाल लोगे तो आगे ऐसे पल आएंगे जब हम उनको सुधार पाएंगे। परंतु अगर वो पल नहीं संभाले तो आगे भी पल नहीं आएंगे। तो वो पल को सही बताने में, किसी को सीख देने में, ज्ञान देने के काम ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पल को हमने संभाला ही नहीं। पल को संभालना आवश्यक है, व्यक्ति को नहीं। पल को संभाल लीजिए, उस पल को संभाल लीजिए। आगे लाखों पल मिलेंगे जब हम उस व्यक्ति को भी संभाल पाएंगे।
आप सबके लिए संक्रांति बहुत खुशियाँ लाए, हर पल जीवन में, हर दिन सुख शांति लाए। वो कहा जाता है एक दोहा, गुड़ हैं हम और तिल हैं आप। गुड़ हैं हम, मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ, मैं तो मीठा हूँ, आप कड़वे हो। गुड़ हैं हम, तिल हैं आप। इस साल के नए त्योहार से हो रही है आज शुरुआत। अच्छा मिल गया। गुड़ हैं हम, तिल हैं आप। इस साल के नए त्योहार से हो रही आज शुरुआत। गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग खिल गए दिल। हर पल हर दिन सुख शांति लाए इस वर्ष की मकर संक्रांति आप सबके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। खुशियाँ मनाइए, खुश रहिए। मिठाइयाँ जिस प्रकार त्यौहार पे बांटते हैं उसी प्रकार हर दिन खुशियाँ बांटिए। केवल त्यौहार तक रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। हाँ, मिठाइयाँ त्यौहार पे ही बांटिए, नहीं तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। परंतु खुशियाँ तो बांट सकते हैं, किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो ला ही सकते हैं। वो तो रोज़ ही लाने की कोशिश कीजिए। जो हमने इस साल नए साल का रिजोल्यूशन हमने कहा था कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नो हैप्पी न्यू ईयर। केदारनाथ जी हमने एक चेंज कर दिया है। सब लोग हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। 2019 जनवरी 1, 2, 3 हैप्पी न्यू ईयर। एक बार बोल दिया मतलब दूसरी बार नहीं बोलना है, क्योंकि अब 2020 को बोलेंगे। हमने कहा है नो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू मोमेंट। हैप्पी न्यू मोमेंट, हैप्पी न्यू मोमेंट। हर मोमेंट एक नया मोमेंट हो, हर मोमेंट एक नया मोमेंट हो। हैप्पी न्यू मोमेंट। और हैप्पी न्यू मोमेंट तो हर मोमेंट के बाद में दूसरा मोमेंट आ ही रहा है। हैप्पी न्यू ईयर तो एक साल 365 दिन के बाद आएगा। यहाँ तो हर मोमेंट के बाद एक नया मोमेंट। सो हैप्पी न्यू मोमेंट। आप सबको हैप्पी न्यू मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।